तो ये आपको 4DR का निबंध है, उसको यहाँ पर देखिए। पार्ट 4DR का ऐसे पार्ट 22 में देखिए, यहाँ पर आपको है क्या कि जनसांख्यिकी लाभांश का समुचित लाभ उठाने के लिए कितना कारगर साबित होगा स्किल इंडिया। इसमें ये कहा कि जनसांख्यिकीय लाभांश का समुचित लाभ उठाने के लिए कितना कारगर होगा स्किल इंडिया। देखिए हम जो कहा वर्तमान परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में दिख रही है तथा संपूर्ण विश्व यहाँ संभावनाएं तलाश रही है। परंतु हम देखिए परंतु हम एक अस्थायी विकास दर हासिल कर सके, इसके लिए आवश्यक है हम अपने सभी संसाधनों का अनुकूलतम एवं सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करें। किसी भी राष्ट्र एवं अर्थव्यवस्था के लिए उसके मानव संसाधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए जिस विशाल जनसंख्या को हम कई बार अपने पिछलेपन की वजह मान बैठते हैं, वही जनसंख्या हमारे आर्थिक सुदृढ़ीकरण का माध्यम बन सकती है। इन देखिए हम विषय के सबसे युवा देशों हम विश्व के सबसे युवा देशों में है। हमारी जनसंख्या घटक को देखा जाए तो 62% आबादी 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2020 तक भारत की औसत आयु 29 वर्ष हो जाएगी, जो कि अमेरिका 40 वर्ष और यूरोप 46 वर्ष की तुलना में अत्यंत युवा है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगले 20 वर्षों में वैश्विक औद्योगिक जगत में श्रम बल में 4% गिरावट आ सकती है। ये सारे आंकड़े दर्शाते हैं कि जनसांख्यिकी लाभांश की दृष्टि से आने वाले वक्त भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, परंतु इसके लिए हमें अपनी अप्रशिक्षित जनसंख्या को प्रशिक्षित एवं दक्ष मानव संसाधन के रूप में बदलना होगा। अन्यथा यह अवसर चुनौती के रूप में परिवर्तित होकर ध्रुव स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान समय इतना बड़ा कार्यबल होने के बावजूद एक तरफ जहां हमारा उद्योग जगत उच्च स्तरीय प्रशिक्षित श्रम के अभाव में जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक बड़ा शिक्षित बेरोजगार वर्ग भी है। इनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में की उत्पादकता में कमी आ रही है। अतः अगर हमने मांग के अनुरूप कार्यबल की आपूर्ति करने में सफलता प्राप्त कर लिए तो स्वतः ही सकल घरेलू उत्पादन बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए ऊपर जिन दशाओं की संक्षेप में चर्चा की है उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकारों ने हमेशा कौशल विकास के क्षेत्र में सकारात्मक कार्य करने का प्रयास किया किया है। इस दिशा में पहली बार 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के रूप में सरकार के द्वारा एक विस्तृत नीति लाई गई। इस नीति का यह प्रयास था कि देश के अंदर के कार्यबल को उद्योग एवं उत्पाद जगत की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। इस नीति का प्रयास था कि कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय एवं निजी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ा जाए। इस नीति में स्पष्ट रूप से माना गया कि बिना सबके संयोजित प्रयास के इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना। इसकी स्थापना का उद्देश्य था सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से कौशल निर्माण के क्षेत्र में कार्य करना। इस निगम में सरकार 49%, निजी क्षेत्र 51% दोनों की हिस्सेदारी है। लेकिन दोनों की हिस्सेदारी है। 2009 की कौशल विकास नीति ने कई समस्याओं को समझा। एक हद तक इन पर ध्यान भी दिया। जैसे हमारा देश विविधताओं से भरा। एक तरफ शहरों में शिक्षित बेरोजगार है, तो वहीं हमारे गाँव भी मौसमी बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं। इस नीति ने इन भौगोलिक असमानताओं को स्वीकारते हुए क्षेत्र विशेष के अनुरूप कार्य करके क्षेत्रीय विषमता को दूर करने की बात कही। इसके अतिरिक्त सामाजिक असमानता को भी ध्यान में रखा गया था। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं आदि पर विशेष ध्यान देने की बात की गई थी। इस नीति में स्कूल ड्रॉप आउट एवं बाल श्रम की समस्याओं का जिक्र भी किया गया था। साथ ही इसमें बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों को कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास का भी जिक्र किया गया था। इस नीति का यह कहना
इस नीति का यह मानना था कि व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं हुनर आदि सिखाकर हम बाल श्रम की समस्या को में बाल श्रम की समस्या से भी निपट सकते हैं। पहली बार इस नीति के द्वारा ही देखिए इस नीति के द्वारा ही इस बात को माना गया कि विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत कार्य कर रहे संस्थानों एवं बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यों में समरूपता होनी चाहिए ताकि इनके पाठ्यक्रम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूर्ण करने होने चाहिए ताकि नौकरी मिलने में बाधा न आए। इसी उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता फ्रेमवर्क NVQF को निर्मित किया गया। इस नीति में पहली बार असंगठित क्षेत्र की समस्या का भी जिक्र किया गया। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश के कार्यबल का 93% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। अतः अगर इस बड़े हिस्से को हुनरमंद व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए तथा कुशल बना दिया जाए तो फिर हमारी उत्पादकता में खासी वृद्धि हो सकती है। साथ ही एक बड़ी जनसंख्या को हम सामाजिक सुरक्षा के लाभ के दायरे में ला सकते हैं, जिससे इसकी जीवन शैली भी सुधर सकती है। अगर ये हुनरमंद होकर किसी संगठित क्षेत्र में कार्य करने लगे अथवा स्वरोजगार इत्यादि करने लायक स्थिति में पहुंच जाए तो इसमें संदेह नहीं कि इस तरह से एक बड़ी जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा के लाभ के दायरे में लाया जा सकता है। अतः इसी उद्देश्य से 2009 की कौशल विकास नीति ने भी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की बात की। अर्थात अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी कौशल को जानता है तो सरकार उसे प्रमाणित करेगी ताकि वह संगठित क्षेत्र में जा सके। लेकिन इस नीति ने 2022 तक 500 मिलियन कार्यस्थल को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, परंतु कार्यान्वयन के स्तर पर इसे कितनी सफलता हासिल हुई, इस वास्तविकता का अनुमान तो इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है कि अब तक भारत में कार्यबल के 2.3% लोगों को ही औपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो पाया है। यहाँ देखिए क्या कि व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के क्षेत्र में वांछनीय सफलता न मिलने के कई कारण है। इसके लिए कुछ हद तक लोगों की मानसिकता भी जिम्मेदार है। आम जनमानस के मन में यह भ्रांति है कि औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते वही व्यावसायिक प्रशिक्षण लेते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं इस कार्य में समन्वय एवं संयोजन की कमी भी वांछनीय सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण है। लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर जानकारी एवं सूचना का प्राय अभाव होता है। देखिए सीखने की प्रक्रिया आजीवन सतत चलने वाली प्रक्रिया है तथा प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से हम अपनी क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। इसके लिए नौकरी के दौरान प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। स्किल इंडिया के रास्ते में आने वाली ये आधारभूत संरचना संबंधी समस्या से निपटने के लिए और इस मुहिम से सुदूर क्षेत्रों को भी जोड़ा जा सके। इसके छुट्टियों के दिनों में विद्यालय महाविद्यालय डाकघर इत्यादि के भवनों के प्रयोग की बात की गई है। देखिए यहाँ पर क्या प्रशिक्षकों में योग्यता, देखिए प्रशिक्षकों में आपको योग्यता का अभाव, योग्य प्रशिक्षकों की संख्या में भारी कमी कारण वे गाँव तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी भारत में कौशल विकास का आधारभूत संरचना का अभाव है। उद्यमिता के विकास हेतु अनुकूल वातावरण का अभाव तथा वित्तीय संसाधनों की कठिन उपस्थिति भी कौशल विकास के क्षेत्र में वांछनीय सफलता देखिए यहाँ पर क्या ना मिल पाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। नई सरकार ने तेजी से बदल रही परिस्थिति की अराजकता को समझते हुए इन कमियों को दूर करने और बेहतर परिणाम के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय नाम से एक नए मंत्रालय का निर्माण कर दिया। इस कार्य के लिए एक पृथक मंत्रालय बन जाने से विभिन्न मंत्रालयों के बैनर तले चल रहे कार्यक्रम अब एक मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएंगे तथा समन्वय एवं संयोजन को लेकर बड़ी समस्याओं से बड़ी निजात मिलेगी। नवगठित मंत्रालय जो इसी वर्ष नई नीति लाया है उसमें पिछली कमियों को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है। नई नीति का ध्येय तेज गति से बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता एवं मानकों के साथ कौशल विकास के कार्य को आगे बढ़ाना। वर्ष 2015 की नीति
नीति ने लोगों की धारणा को परिवर्तित करने व 2015 की नीति ने लोगों की धारणा को परिवर्तित करने के लिए अपने उद्देश्य में जागरूकता की बात को शामिल किया है। देखिए शामिल क्या है, इसका उद्देश्य है कि लोगों के मन में सकारात्मक भाव पैदा करना, ताकि वे सुरक्षापूर्वक लोग भागीदारी बढ़ाए। नई नीति परिणाम आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए गुणवत्ता में वृद्धि एवं व्यवस्था को अधिक रोजगारोन्मुख बनाने का प्रयास करती दिखती है। देखिए सीखने यहाँ पर क्या है कि सीखने की प्रक्रिया आजीवन आजीवन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया आपको आजीवन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर आपको आगे यहाँ प्रक्रिया प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से हम अपनी क्षमता उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। इसके लिए नौकरी के दौरान प्रशिक्षण ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है। इसके इंडिया के रास्ते में आने वाले आधारभूत संरचना संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए और इस मुहिम से सुदूर क्षेत्रों को भी जोड़ा जा सके। इसके लिए आपको छुट्टियों के दिनों विद्यालय, महाविद्यालय, डाकघर इत्यादि भवनों के प्रयोग की बात की गई। कृषि विज्ञान केंद्र KVK एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को भी इस मुहिम में जोड़ा जाएगा। भारतीय रेलवे के मौजूद ढांचे का भी प्रयोग आपको किया जाएगा तथा स्किल एक्सप्रेस के द्वारा इसे भी मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। आधारभूत संरचना की बाधा को दूर करने के देखिए आधारभूत संरचना की बाधा को दूर करने का प्रभावी प्रयास किया गया। साथ ही ये तरीका आर्थिक रूप से भी कम बोझ डालेंगे। फिर आपको आगे देखिए कतार एवं यहाँ पर जो कहा गया कतार देखिए बाजार एवं उद्योग में अब यहाँ देखिए क्या कि बाजार एवं उद्योग जगत की मांग के अनुरूप ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के पाठ्यक्रमों में भी आपको बदलाव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक एवं कौशल विकास को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के तर्ज पर ही विकसित करने का निर्णय सबसे क्रांतिकारी प्रयास होगा। देखिए आपको क्या कि औपचारिक देखिए यहाँ पर एक बार फिर से कि इसके बाजार एवं उद्योग जगत की मांग के अनुरूप आपको ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक एवं कौशल विकास को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की तर्ज पर ही विकसित करने का निर्णय सबसे क्रांतिकारी प्रयास होगा। इसी उद्देश्य से मल्टी स्क्रीन इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे तथा इन्हें सार्वजनिक निजी सहभागिता के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इनमें दीर्घ अवधि जैसे 1 से 3 वर्ष तक के कोर्स चलाए जाएंगे। इन सभी मल्टी स्क्रीन इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय कौशल विकास विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त होगी। इसी क्रम में आपको कौशल विकास एवं उद्यमिता के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। एक तरफ जहाँ औपचारिक शिक्षा की तर्ज पर व्यावसायिक शिक्षा को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों का समावेश भी किया जा रहा है। देखिए 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा। अन्य विषयों की तरह इसके भी अंक होंगे तथा इसके अंकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थान जैसे महाविद्यालय में दाखिला लिया जा सकेगा। देखिए अत्यंत ही प्रभावी कदम होगा क्योंकि इस औपचारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच का अंतर कम होगा और व्यावसायिक शिक्षा को कमतर समझने की भ्रांति दूर होगी। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ पर स्किल इंडिया मुहिम। देखिए आपको क्या कि स्किल इंडिया मुहिम गाँव तक पहुँच पाई। इस उद्देश्य से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए राज्यों को प्रशिक्षित देखिए यहाँ पर क्या राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्रशासन की सब छोटी इकाई पंचायती राज तक कौशल वर्धन केंद्र खोले जा सके। इस प्रकार विकेंद्रीकरण के माध्यम से इसका क्षेत्र व्यापक बनाया जाएगा किंतु विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता में अंतर न हो। इस उद्देश्य एक राष्ट्र एक मानक के आधार पर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF तैयार किया जाएगा जो हर क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन एवं आवश्यकता के अनुरूप होगा। विभिन्न प्रकार कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क मानदंडों के अनुसार होंगे। इससे हम घरेलू एवं वैश्विक मानकों पर खड़े उतर पाएंगे तथा उन्हीं के अनुरूप संबल की आपूर्ति करने में सफल हो पाएंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए पिछली नीति ने भी असंगठित क्षेत्र की महत्ता का जिक्र किया था, परंतु इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। असंगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ कार्य कर रहे लोग धीरे धीरे अनुभव से कई चीज़ें सीख लेते हैं, परंतु किसी प्रमाण पत्र के अभाव में
अब परंतु किसी प्रमाण पत्र के अभाव में वे दक्ष होकर भी सरकारी क्षेत्र में नहीं जा पाते। इसे ध्यान में रखते हुए रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग पर बल दिया जाएगा तथा सरकार ऐसे लोगों को उनकी योग्यता का प्रमाण पत्र देगी। लेकिन ऊपर सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए विगत दिनों राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का प्रमोशन किया गया, जिसके माध्यम से सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 में वर्णित सारे लक्ष्यों को साधने का प्रयास करें। इस कड़ी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया, जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत सरकार ने एक वर्ष में 24 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इतना ही नहीं, अब देखिए अब तक वांछित सफलता न मिलने का एक अन्य सुझाव कारण एक अन्य मुख्य कारण आपको वित्तीय संसाधनों के अभाव से निपटने के लिए कौशल ऋण स्किल लोन्स की भी व्यवस्था की गई है। कौशल ऋण के तहत आपको 5,000 से 1,50,000 तक का ऋण लगभग 34 लाख से भी अधिक लोगों को मुहैया कराया जाएगा, जो अगले 5 वर्षों तक कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रवेश करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या किया, सुस्पष्ट यहाँ पर क्या कि देखिए यह सुस्पष्ट है कि जनसांख्यिकी लाभांश को प्राप्त करने हेतु मानव संसाधन के विकास के लिए स्किल इंडिया एक आंदोलन के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए विकसित किया जा रहा है, ताकि इसकी सफलता को सुनिश्चित करने हेतु हर तरह की बाधा, चाहे वो आधारभूत संरचना, वित्तीय संसाधन संरचना, वित्तीय संसाधन या फिर सूचना तकनीक की हो, सबसे निपटने के गंभीर प्रयास सबसे निपटने का आपको गंभीर प्रयास लेकिन गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। कौशल विकास के लिए वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए अपेक्षा की जा सकती है कि कौशल विकास का ये कार्यक्रम अपने लक्ष्य बिंदु को अवश्य प्राप्त करेगा और इसके माध्यम से श्रेष्ठ एवं सशक्त भारत के निर्माण का स्वप्न भी साकार होगा। फिर देखिए आपको क्या हमारे परंपरा यहाँ पर आगे देखो निबंध जो आपको है, क्या हमारे इसमें आपको 1 मिनट देखिए इसमें आपको आगे का क्या हमारे परंपरागत हस्तशिल्पों की नियति में मंथर मृत्यु लिखी है। क्या हमारे जो पूछा गया था, क्या हमें परंपरागत हस्तशिल्पों की नियति में मंथर मृत्यु लिखी है। अब हम देखिए क्या इसमें जो कहा गया, देखिए यहाँ पर आपको है क्या, देखिए 200 से ज़्यादा साल बीत गए तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीव्रता से भारत में अपना क्षेत्र, देखिए यहाँ पर क्या अपना क्षेत्र विस्तार करती जा रही थी। साथ ही साथ बढ़ता जा रहा था उसका आर्थिक शोषण, भारत की कंगाली और भुखमरी के भयावह था। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादित सस्ते वस्त्र भारत को निर्यात किए जाते थे और भारतीय वस्तु का इंग्लैंड में भारी आयात शुल्क लगाया जाता था। फलत यहाँ क्या कि भारतीय बुनकरों के घरेलू और बाह्य दोनों तरह के ग्राहक उनसे दूर हो गए और परंपरागत वस्त्रों के कलात्मक निर्माता था उनकी कला से मृत्यु की ओर अग्रसर हो गई। इसी स्थिति का वर्णन करते कंपनी एक अधिकारी ने इंग्लैंड को लिखे एक पत्र में इस तरह से किया था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ पूरे गंगा के मैदान में बिखरी पड़ी है। भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ पूरे गंगा के मैदान में बिखरी पड़ी है। आज जमाना वैश्वीकरण का है। आज तो भारत सरकार ने अपने घरेलू बाजार वैश्विक कंपनियों को खोल दिए हैं। उस समय तो भारतीय हस्तशिल्प को केवल ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति से खतरा था। आज तो समस्त विश्व में उद्योग प्रधानता की बात हो रही है। खुद भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से औद्योगिकरण पर बल दिया है। ऐसे भारतीय हस्तशिल्प खतरा और आप देखिए भारतीय हस्तशिल्प खतरा और बढ़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के परंपरागत हस्तशिल्प जो पीढ़ियों से संवर्धित और विकसित होते आए हैं वे अब मंथर गति से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया उसको देखिए कि मार्क्सवाद, देखिए आपको यहाँ पर क्या मार्क्सवाद एक परसी मान्यता है कि प्रत्येक घटना के पीछे सब प्रमुख कारक आर्थिक ही होते, सब प्रमुख कारक आर्थिक ही होते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को यथारूप ना भी माने तो यह भी स्वीकार किया ही जा सकता है। देखिए 1 मिनट, ये क्या आपको कहा गया कि मार्क्सवाद एक प्रसिद्ध
देखिए, एक मार्क्सवाद की एक प्रसिद्ध मान्यता है कि प्रत्येक घटना के पीछे सर्वप्रमुख कारक आर्थिक ही होते हैं। इस सिद्धांत को यथारूप ना भी माने तो यह भी स्वीकार किया ही जा सकता है कि आर्थिक प्रेरणा की भूमिका महत्वपूर्ण तो होती ही है। हम हस्तशिल्पों का अर्थशास्त्र देखें तो चूँकि ये सर्वगहन कार्यकलाप होते हैं, अतः उत्पादन दर कम होने के कारण इनका मूल्य वैसे ही औद्योगिक मशीनों से उत्पादित वस्तु से अधिक होता है। फलतन की मांग कम होती जाती है और इन्हें धीरे धीरे समाप्त होना पड़ता है। इसी संदर्भ दूसरा बिंदु यह भी है कि तकनीकी उन्नयन के साथ साथ मशीनों एवं कंप्यूटरों तो मशीन एवं कंप्यूटर संचालित यंत्रों से अधिक संचालित मशीन एवं कंप्यूटर संचालित यंत्रों से अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर भी नए नए प्रकार के डिजाइन बनाए जा सकते हैं। और परंपरागत हस्तशिल्प और परंपरागत यहाँ देखिए कि और परंपरागत देखिए यहाँ पर इसमें जो कहा गया कि इसी संदर्भ दूसरा बिंदु यह भी कि तकनीक उन्नयन के साथ साथ मशीन एवं कंप्यूटर संचालित यंत्रों से अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नए नए प्रकार के डिजाइन बनाए जा सकते हैं। और परंपरागत हस्तशिल्पकार उस स्तर तक सूक्ष्मतम कार्य नहीं कर पाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण ज्वेलरी क्षेत्र है, जहाँ परंपरागत हाथ से बनाए जाने वाले गहनों का स्थान मशीनों से बने और डिजाइन किए हुए आभूषणों ने ले लिया है। फिर देखिए आपको लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है, लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ आपको एक पहलू है। देखिए यहाँ पर जो देखिए हम जरा दूसरे पहलू को भी देखते हैं। अब देखिए अब तक का विश्लेषण बताता है कि परंपरागत हस्तशिल्प औद्योगिकरण के बाद से ही मृत्यु की ओर अग्रसर है। फिर भी आज भी अधिकांश हस्तशिल्प जीवित हैं और फल फूल रहे हैं। क्या आश्चर्य नहीं होता है कि क्या आश्चर्य नहीं होता क्या वह क्या है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी जीवित रखे हुए। और देखिए और कब तक जीवित रख पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पों की नीति में मंत्र मृत्यु नहीं बल्कि उज्ज्वल भविष्य लिखा हो। आइए इन्हें ढूंढने का प्रयास करते ताकि किसी निष्कर्ष तक पहुंच सके। अर्थात अर्थशास्त्र के विद्वानों का मानना है कि जैसे जैसे समाज में समृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे समाज में कला की मांग भी बढ़ती है। चूँकि देश में उदारीकरण के बाद से लोगों की समृद्धि और क्रय शक्ति बढ़ी, इसलिए अपेक्षाकृत महंगे होने के बावजूद परंपरागत निर्मित कलाकृतियों और हस्तशिल्प उत्पादों का बाजार बढ़ा। इतना ही नहीं वैश्वीकरण के कंधे पर सवार होकर हमारे हस्तशिल्प उत्पाद अब सफलतापूर्वक विदेशी बाजारों तक भी पहुंच रहे हैं। अतः इस प्रक्रिया ने उन्हें नया जीवन दिया और उन्हें परंपरागत निर्माताओं को सम्मान और समृद्धि दी है। देखिए इसके अतिरिक्त चूँकि सरकारें भी इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के कई प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में नई जान आती प्रतीत हो रही। राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले हस्तशिल्प मेले, प्रदर्शनियाँ या आदि इसी दिशा में उल्लेखनीय पहले हैं। इससे देखिए यहाँ पर क्या इससे इन उत्पादों को बड़े स्तर पर खरीदार मिलते हैं और उत्पादकों को पहचान मिलती है। देखिए किसी विशिष्ट स्थान से जुड़े विशिष्ट उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI या GL जोग्राफिकल GI देखिए GI मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया जाता है। मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान कर बड़े स्तर पर पहचान दिलाना अभी एक उल्लेखनीय पहल है। चूँकि वह 2014 में सत्ता में आई नई केंद्र सरकार ने पर्यटन को अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख प्रेरक भाषा है। एक प्रमुख प्रेरक पर्यटन को अर्थव्यवस्था एक प्रमुख प्रेरक माना है। अतः पर्यटन में वृद्धि के पर्यटन मानता है भारतीय परंपरागत हस्तशिल्पों को भी एक आकर्षण की तरफ पेश कर रहा है। हाल ही में आपको ज़्यादा परिचित हुआ शब्द आपको फोक टूरिज्म। देखिए फोक टूरिज्म इसी प्रवृत्ति का सूचक है। देखिए जिसके अंतर्गत आपके यहाँ पर क्या कि जिसके अंतर्गत देशी विदेशी पर्यटक को ग्रामीण परंपरागत जीवन शैली और हस्तकलाओं को अवलोकित करते हैं। तो
देखिए फ़ोक टूरिज़्म की प्रवृत्ति फ़ोक टूरिज़्म इसी प्रवृत्ति का सूचक है जिसके अंतर्गत देशी विदेशी पर्यटक ग्रामीण परंपरागत जीवन शैली और हस्तकलाओं को अवलोकित करते हैं। इससे भी परंपरागत हस्तशिल्पों को नई पहचान और जीवनदान मिली है। फिर देखिए आपको क्या कि साथ ही ऑनलाइन बाज़ारों के आने साथ ही आपको ऑनलाइन बाज़ारों के आने के बाद हस्तशिल्प सामग्रियों की पहुंच कहीं अधिक विस्तृत हुई है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि जो हस्तशिल्प जो हस्तशिल्प सीमित बाजार के कारण उपेक्षित थे, उनका जुड़ाव अब नहीं बड़े अब देखिए उनका जुड़ाव अब एक बड़े व्यावसायिक नेटवर्क में ही हो गया है। देखिए इन परंपरागत हस्तशिल्पों की एक प्रमुख कमजोरी होती है कि एक बड़ी कमजोरी होती है कि उनके अधिकांश कारीगर अत्यंत गरीब होते हैं और उनके पास इसमें नवाचार एवं निर्देश के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। देखिए हाल ही में सरकार द्वारा स्थापित मुद्रा बैंक जो कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ही ऋण प्रदान करती है, किसी उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त ऋण मिलेगा और यह क्षेत्र भी विकास के पथ पर बढ़ेगा। देखिए यहाँ हमारे परंपरागत और हस्तशिल्पों के बारे में आपको सबसे प्रमुख बात यह कि ये रोजगार के बहुत बड़े स्रोत हैं। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है वो और औपचारिक उद्योग क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार सृजन में असफल रहा है। पर्याप्त रोजगार सृजन जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र पर्याप्त रोजगार सृजन में असफल रहा है, सरकार कभी भी इस प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र की मृत्यु नहीं चाहेगी और ना ही कभी इसे मरने देगी। दूसरी बड़ी बात मनुष्य की मानसिकता जुड़ी है। जब तक ये हस्तशिल्प अपने कारीगरों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करते रहेंगे, वे कारीगर इन्हें छोड़कर औद्योगिक मजदूर बनना पसंद नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर जो कहा गया हमारे परंपरागत हस्तशिल्पों के बारे में सबसे प्रमुख बात यह है कि ये रोजगार के बहुत बड़े स्रोत हैं। ठीक है, बहुत बड़े स्रोत हैं। जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही। औपचारिक उद्योग एक मिनट हम जो कहे थे औपचारिक उद्योग क्षेत्र पर्याप्त रोजगार सृजन में असफल है। सरकार कभी भी इस प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र की मृत्यु नहीं चाहेगी और ना ही कभी इसे मरने देगी। दूसरी बड़ी बात मनुष्य की मानसिकता से जुड़ी है। जब तक ये हस्तशिल्प अपने कारीगरों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे, वे कारीगर इन्हें छोड़कर अधिक मजदूर बनना पसंद नहीं करेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए इसमें जो आपको है हमारे परंपरागत हस्तशिल्प के बारे में केवल इतनी ही बातें नहीं हैं। विचार के एक प्रमुख बिंदु इनका पर्यावरण मित्र इको फ्रेंडली होना है, जो दिन ब दिन और प्रासंगिक बनता जा रहा है। देखिए गांधी जी एक प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति में हर किसी को जरूरतें पूरी करने का सामर्थ्य, लेकिन किसी के लालच का नहीं। जिस तरह से आज अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ के लिए प्राकृतिक अधिकतम दोहन लाभ के प्राकृतिक अधिकतम दोहन के सिद्धांत पर आधारित उद्योग कारण पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बढ़ रही है। बल्कि बढ़ रही परंपरागत हस्तशिल्प उत्पादों का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह बात तो तय है कि जिस विश्व साहित्य लेखांकन की विधि में लेखांकन की विधि आपको अपना लेगा ग्रीन जीडीपी का मापन आपको एक मिनट हम देखिए। देखिए अब ग्रीन जीडीपी का मापन उस दिन से हस्तशिल्प की आर्थिक उपायता भी बढ़ जाएगी और उनका महत्व भी बहुगुणित हो जाएगा। अतः समय चर्चा का सार यह है कि यद्यपि भूतकाल में एक दो ऐसा था जब यह लगने लगा था कि धीरे धीरे देखिए आप क्या कि धीरे धीरे परंपरागत हस्तशिल्प विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए लेकिन अगले कुछ सालों में लेकिन आपको एक मिनट का
आप क्या लेकिन अपनी कुछ अंतर्निहित विशेषताओं पर कुछ लेकिन अपनी कुछ अंतर्निहित विशेषताओं और कुछ बाह्य परिस्थितियों द्वारा समर्थन के समेत प्रयास के कारण ना सिर्फ प्रयास के कारण देखिए 1 मिनट फिर से देखिए यहाँ पर क्या यद्यपि आपको देखिए यद्यपि भूतकाल में एक दौर ऐसा भी था जब यह लगने लगा था कि धीरे धीरे परंपरागत नस्ल विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन अभी अपनी कुछ का अंतर्निहित विशेषता और कुछ बाह्य परिस्थितियों के कारण देखिए क्या कि बाह्य परिस्थितियों के द्वारा समर्थन के समित प्रयासों कारण ये न सिर्फ जीवित है बल्कि इसका विकास भी हो रहा है। हस्तशिल्प भारत के देखिए क्या कि हस्तशिल्प भारत की सांस्कृतिक विविधता हस्तशिल्प भारत की सांस्कृतिक विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता द्वारा प्राप्त सांस्कृतिक देखिए विविधता का एक अभिन्न अंग है और भारत के निर्यात का एक प्रमुख उन्नयन केंद्र है। जहाँ एक अभी हम देखिए क्या कि इसे जो आपको कहा गया सांस्कृतिक विविधता का एक अभिन्न अंग है और भारत के निर्यात का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत 91% में देखिए यहाँ पर 1 मिनट सांस्कृतिक विविधता का एक अभिन्न अंग और भारत के निर्यात का एक प्रमुख हिस्सा था। देखिए यह देश में रोजगार के एक प्रमुख स्रोत भी है और नियमावश और यहाँ पर क्या कि और अभी यहाँ पर आगे आपको है देखिए क्या कि हाथ से भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अभिन्न अंग है और भारत के निर्यात का एक प्रमुख हिस्सा भी। यह देश में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है और संसाधनों के समता मूलक वितरण का एक उपकरण भी। अतः इसके भाग में मंथन मृत्यु नहीं लिखी होनी चाहिए। हम देखिए हम यह विश्वासपूर्वक कर सकते हैं कि अपनी अद्भुत जिजीविका की बदौलत ये उज्ज्वल भविष्य की तरफ बढ़ रही है मंथन मृत्यु की तरफ नहीं। आगे हम क्या आलोचना विकास के लोक निजी क्या आलोचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी पीपीपी का मॉडल भारत के संदर्भ में वरदान से अधिक साफ है, बेचना कीजिए। वरदान से अधिक साफ है, बेचना कीजिए। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या इसमें कहा गया क्या देखिए आपको कि भारत देश देखिए यहाँ पर जो कहा गया पाँच अगला जो ऐसे यहाँ पर है देखिए उसमें आपको क्या भारत देश जिसे कि विविधता का देश कहा जाता है जहाँ रहन सहन यहाँ पर देखिए ऐसे जो क्या आलोचना की क्या आपको देखिए यहाँ पर क्या आलोचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी पीपीपी का मॉडल भारत के संदर्भ में वरदान से अधिक साफ है, औचित्यपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि भारत देश जिसे कि विविधताओं का देश कहा जाता है, जहाँ रहन सहन खान पान भाषा आदि तमाम चीज़ों में विविधताएँ हैं। यहाँ किसी भी चीज़ के उचित या अनुचित होने का वरदान या अभिशाप होने का निर्णय कुछ नियत मानदंडों के आधार पर नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज़ के वरदान या अभिशाप होने का फैसला उसके जनहितकारी होने अर्थात भोजन हिताय भोजन सुखाय के आधार पर किया जाता है। देखिए कोई भी ऐसी योजना यहाँ जो कहा गया क्या कोई भी ऐसी योजना नीति या कार्य जिससे ज़्यादातर लोगों का कल्याण हो, गरीब और निर्धन व्यक्ति का भला हो, वह निश्चित रूप से वरदान साबित होगी और कोई भी ऐसी चीज़ जिसके सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से लाभ कम और दुष्परिणाम अधिक
यदि अधिक हो वह हर मायने में अभिशाप ही होगा। अगर हम भारत के संदर्भ में लोक निजी साझेदारी अर्थात पीपीपी मॉडल की बात करें तो पीपी मॉडल की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बात करें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी इस मॉडल हमने क्या कि अभी इस मॉडल को कार्य करते इतने दिन नहीं हुए हैं कि जिसके आधार पर हम यह निर्णय निकाल ले कि वरदान से अधिक अभिशाप है या शाप है। कि हमें यह भी पूरी तरह से नहीं हम यह भी पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पूरे भारतवर्ष एकदम से वरदान साबित हो गया है। हाँ, ये जरूर है कि इस मॉडल को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य लोकहित है और जहाँ विकासशील भारत को विकसित कि आपको क्या विकसित भारत बनाना है और यह कार्य सरकारी और निजी अधिकार और यह कार्य सरकारी और निजी देखिए यहाँ पर क्या और यह कर आपको सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर करेंगे। सिर्फ सरकार अकेले विकास के सभी कार्य नहीं और सिर्फ अकेले सरकार विकास के सभी कार्य नहीं कर सकती विकास के सभी कार्य नहीं कर सकती। अधिक लोक कल्याण के मायने को सच लोक कल्याण के मायने लोक कल्याण के सपने को सच करने के लिए जहाँ देश का अंतिम आदमी को विज्ञान और तकनीकी मूलभूत जरूरतों से मूलभूत जरूरतों से लैस किया जा सके के लिए सरकार और निजी क्षेत्रों को मिलकर कार्य करना होगा। यह देखिए यह ना तो सिर्फ सरकार और ना ही सिर्फ निजी क्षेत्र कर सकते हैं। देखिए यह ना तो सिर्फ सरकार और ना ही सिर्फ निजी क्षेत्र कर सकते हैं। देखिए अब हम इस मॉडल की मूलभूत संकल्पना और इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं। लोक निजी साझेदारी मॉडल वस्तुतः सरकार और निजी क्षेत्र का एक संयुक्त उद्यम है जहाँ पर निजी क्षेत्रों की भागीदारी के तो कुछ निश्चित मानदंड होते हैं और इसके लिए सरकार द्वारा बाकायदा पारदर्शी तरीके से टेंडर निकाला जाता है और योग्यता के आधार पर भागीदारी तय की जाती है। तो यह भागीदारी कुछ निश्चित वर्षों के लिए होती है और जैसे निर्माण के किसी कार्य के लिए यह 4 से 5 वर्ष तो स्वास्थ्य के तो 4 से 5 वर्ष तो स्वास्थ्य के किसी क्षेत्र में 30-40 वर्ष तक हो सकती है। यह निजी क्षेत्र सरकार के साथ वित्तीय भागीदार प्रबंधन के क्षेत्र में प्रबंधन के क्षेत्र में आपको भागीदार निर्माण के क्षेत्र में भागीदार हो सकते हैं। प्रबंधन क्षेत्र में आपको भागीदार निर्माण के क्षेत्र में भागीदार हो सकते हैं। भवन निर्माण जैसे कई कार्य ये लीज के आधार पर करते हैं और समय सीमा की समाप्ति समाप्ति के साथ इनका स्वामित्व भी समाप्त हो जाता है। ये भवनों की देखभाल अथवा जुड़ी हुई व्यवस्था का संचालन करते हैं और देखिए कि और इसके आधार पर इनके लाभ का शेयर तय किया जाता है। वर्तमान समय में यह व्यवस्था ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फिलीपींस, रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ ही भारत में भी संचालित है। अब देखिए यहाँ पर क्या अगर भारत की करें तो भारतीय इतिहास में एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और थोड़े ऐसे व्यापार की इजाज़त के नाम पर पूरे देश को गुलाम बना लेती है। यही आशंका कभी इसी पीपीपी मॉडल के संदर्भ में उभर आती है। यूँ तो देखिए यहाँ पर क्या यूँ तो अब यह नामुमकिन है कि इस विज्ञान तकनीकी और सूचना की नवीनतम प्रयुक्तियों से लैस इस देश में ऐसे किसी भी साजिश का कामयाब होना क्योंकि अब भारत के सफ़ेद और मदारियों का देश नहीं क्योंकि अब भारत अब सफ़ेद और मदारियों का देश नहीं रहा। सफ़ेद और मदायुक्त देश नहीं रहा। देखिए यहाँ ज्ञान विज्ञान और ऊर्जा के नए सूरज उदय लिया है। अब हम में निर्णय की ताकत आ गई है। फिर भी हमें पुरातन से सबक लेने की ज़रूरत है। देखिए ज़रूरत है क्योंकि निजी क्षेत्रों द्वारा कहीं भी निवेश का मुख्य आधार लाभ कमाना होता है। देखिए लोक कल्याण ने उन्हें कोई विशेष महत्व मतलब नहीं। लोक कल्याण से उन्हें कोई विशेष मतलब नहीं है। फिर आपको आगे देखिए कि लोक कल्याण उससे कोई विशेष मतलब नहीं है।
देखिए यहाँ पर क्या है कि फिर भी हमें पुरातन से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि निजी क्षेत्रों द्वारा कहीं भी निवेश का मुख्य आधार लाभ कमाता है। लोक कल्याण उन्हें कोई विशेष मतलब नहीं है। एक वर्तमान भारत की का संकल्पना एक लोक कल्याणकारी राज आधारित है, जिसके मूल में गांधी और नेहरू के आदर्श हैं। इस संदर्भ में इस देश में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए जिससे आम आदमी या गांधी जी की भाषा में कहे तो पंक्ति के अंतिम आदमी के लिए पंक्ति के अंतिम आदमी के हितों हितों के साथ लक्ष्य तय करें। हितों के साथ समझौता करना पड़े। भारत में पीपीपी मॉडल का आगमन उदारीकरण के साथ हुआ और 1990 के शुरुआती दौर में सरकार इस संकल्पना को अपना लेती है और उसके बाद पर्यटन जल क्षेत्र हाईवे निर्माण जैसे क्षेत्रों में सरकार और निजी क्षेत्रों के सहयोग से इन विकासात्मक कार्यों को अंजाम दिया गया, परंतु कभी भी ये निजी क्षेत्र वैसा भरोसा नहीं जीत पाए जैसा कि सरकार के प्रति है। कई बार इनमें गैर जिम्मेदारी का भी भाव देखा गया और कई बार त्वरित मुनाफे के चक्कर में गुणवत्ता समझौते की प्रवृत्ति भी देखी गई। आज देखिए यहाँ पर क्या देखिए, अगर बात जल की करें तो अगर बात देखिए यहाँ पे अगर बात जल की करें तो हम यह देख सकते हैं कि कैसे निजी कंपनी हाथों में जाने के बाद डिब्बाबंद शुद्ध जल भी आम आदमी के बूते से बाहर की बात होगी। निजी क्षेत्रों के अस्पताल में आम आदमी जा ही नहीं सकता। कई मामलों में तो वह सरकार की ढुलमुल व्यवस्था को भी स्वीकार करने लग जाता है, क्योंकि व्यवस्था उसके घर से दूर और ज़्यादा समय लेने वाली भले ही है, परंतु यह उसकी जेब से बाहर नहीं है। अतः सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नियंत्रक एवं निर्णयकारी भूमिका में रहे और कुछ विशेषज्ञ द्वारा इस बात पर निगरानी रखे कि निजी क्षेत्र किस रूप में आम आदमी के हितों से निजी क्षेत्र किसी भी रूप में आम आदमी के हितों से समझौता ना करे। अगर बात जल की करें तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे निजी कंपनियों के हाथों में जाने के बाद यहाँ तक क्या कि डिब्बाबंद शुद्ध जल पीना आम आदमी के बुते से बाहर की बात हो गई। निजी क्षेत्रों के अस्पतालों में आम आदमी जा भी नहीं सकता। देखिए यहाँ पर क्या आम आदमी जा नहीं सकता। कई मामलों तो वह सरकार की ढुलमुल व्यवस्था को ही अस्वीकार करने लग जाता है, क्योंकि वह व्यवस्था उसके घर से दूर और ज़्यादा समय लेने वाली भले ही हो, परंतु यह उसकी जेब से बाहर नहीं है। अतः सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नियंत्रक और निर्णयकारी भूमिका में रहे और कुछ विशेषज्ञों द्वारा इस बात पर निगरानी रखे कि निजी क्षेत्र किसी भी रूप में आम आदमी के हितों से समझौता ना करे। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए हमें यह समझना होगा कि पीपीपी मॉडल सरकारी योजनाओं को निजी क्षेत्रों के सहयोग से पूरा करने का एक माध्यम है, ना कि पूरी तरह से निजीकरण। हाँ, यह जरूर है कि उसमें निजी कंपनियों कुछ अपने हित भी हैं। निजी कंपनियां भ्रष्ट ना हो जाए, इसके देश में अनेक कानून अवश्य हैं, परंतु निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों पर निगरानी रखने के लिए एक स्वतंत्र निकाय भी बनाया जाए, जिसकी सिफारिश दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में की थी। दूरसंचार के क्षेत्र में दूरसंचार के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सफलता अपने नए आयाम को छू रही है। 2003 में दूरसंचार के क्षेत्र में निजी कंपनियों को आने के बाद इसमें आपको संबंध उपभोक्ताओं की संख्या प्रत्याशित स्तर तक पहुंच गई। पेट्रोलियम क्षेत्र, सड़क और परिवहन क्षेत्र, हवाई अड्डों में यहाँ देखिए क्या कि हवाई अड्डों के निर्माण, रेलवे, ऊर्जा, हर क्षेत्र में देखिए यहाँ पर क्या
ऊर्जा यहाँ पे ऊर्जा हर क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ने के बाद वृद्धि दर्ज की गई और कार्यों में नियमितता भी आई। और वर्तमान में पीपीपी के विभिन्न आदर्श मॉडल सफलतापूर्वक चरण में है। देखिए जिन्हें बिल्ड एंड ट्रांसफर मॉडल बीटी देखिए बिल्ड देखिए यहाँ पर क्या बिल्ड लीज। अब यहाँ देखिए बिल्ड लीज्ड एंड ट्रांसफर मॉडल BLT और बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल BOT बिल्ड ऑपरेट शेयर ट्रांसफर मॉडल BOST बोस्ट या जिसको बोलते हैं आपको आदि देखिए आदि प्रमुख है। मेट्रो देखिए आप क्या कि मेट्रो द्वारा प्रमुख मेट्रो सॉरी आपको यहाँ पर जो कहा गया कि मेट्रो निर्माण पीपीपी देखिए मेट्रो निर्माण आपको पीपीपी मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाल ही में रिलायंस के साथ मेट्रो निर्माण को लेकर 160 अरब रुपए का करार किया गया है। दिल्ली में देखिए DDC ने भी दिल्ली में DDC ने भी एक निजी कंपनी के साथ इसी तरह का एक निजी देखिए यहाँ पर क्या है दिल्ली में DDC ने भी एक निजी कंपनी के साथ इसी तरह का करार किया है। देखिए जिससे देखिए आपको क्या कि जिससे यातायात व्यवस्था में सुगमता आई है और गुजरात में भी सौर पावर प्लांट्स के निर्माण में हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि लोक निजी साझेदारी का यह मॉडल भारत के संदर्भ में वरदान साबित हो सकता है, बशर्ते कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे लाभ के साथ ही साथ हानि में निजी क्षेत्र सहयोगी बने निजी क्षेत्र आपको सहयोगी बने। फिर आपको सभी आपको क्या कि देखिए सभी टैक्स देखिए सभी टैक्स हितकारी तो सभी टैक्स आपको क्या देखिए सभी टैक्स आपके यहाँ देखिए बने देखिए सभी टैक्स प्रदाताओं के हितों का ख्याल रखा जाए। गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जाता है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था प्रणाली हो। निजी क्षेत्र देखिए यहाँ पर क्या निजी क्षेत्र हम देखिए क्या कि निजी क्षेत्र आमदन हितकारी विश्वसनीयता और जिम्मेदारीपूर्ण रवैये का ख्याल नहीं रख पाती है दृष्टि में। अतः इससे नहीं देखिए यहाँ पर क्या कि एक बार फिर सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि निजी क्षेत्र देखिए यहाँ पर क्या निजी क्षेत्र आमदन हितकारी विश्वसनीयता और जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाए और इस कारण सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि वह कठोर नीतियों को लगाकर उत्तरदायी और रवैया अपनाए सभी ताकि आबाद सभी तरह की देखिए एक मिनट कि वह कठोर गतिविधियों को त्याग उत्तरदायी रवैया अपनाए, तभी हर व्यक्ति का साथ और हर व्यक्ति का विकास भी होगा तथा संकटग्रस्त होगा। तो आगे यहाँ पर कहा गया देखिए एक मिनट फिर से इसको देखिए कि ये भी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह कठोर नीतियों को त्याग कर उदारवादी रवैया अपनाए तो हर व्यक्ति का साथ और हर व्यक्ति का विकास भी होगा तथा लोक कल्याण की भावना भी प्रबल होगी। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए अगला निबंध खंड 7 क्या पारिस्थितिकी एवं भौगोलिक विषय पर आधारित निबंध आपको देखिए पारिस्थितिकी एवं भौगोलिक विषयों पर निबंध जो आपको यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी एवं भौगोलिक विषयों पर आधारित निबंध जो आपको यहाँ पर क्या सृष्टि का विनाश लगातार बढ़ते प्रदूषण कारण होगा। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए आपको आगे यहाँ पर है देखिए यहाँ पर पहला जो निबंध आपको है ये खंड 7 का पारिस्थितिकी एवं भौगोलिक विषयों पर आधारित पहला जो निबंध है वो है क्या सृष्टि का विनाश लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण होगा। देखिए धरती को माँ समझना ही है, उर्वरता को महसूस करना ही है, अपने को तलाशना भर ही है। धरती को माँ समझना ही है, उर्वरता को महसूस करना ही है, अपने को तलाशना भर ही है। देखिए भारत और अन्य प्राचीन सभ्यताओं में पृथ्वी को माँ समझा जाता था। उर्वरता एवं हरे भरे वन के लिए मातृ पूजात्मक विधान होते थे। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करके मानव अपने को सुरक्षित समझता था, अपना वजूद तराशता था। इससे धरती
इससे धरती, जल, वन, पशुओं के प्रति एक संरक्षणकारी भावना हावी रहती थी। भारत के अनेक परंपराएं एवं संस्कार भारत के अनेक परंपराएं एवं संस्कार इसी प्राकृतिक संरक्षण पर आधारित थी। वैदिक साहित्य में ऐसे कई आह्वान दिखे जाते वैदिक साहित्य में ही ऐसे कई आह्वान दिख जाते। ओम यंतु देखिए, ओम यंतु नदियों वर्षंतु पर्जन्या। देखिए, ओम यंतु नदियों वर्षंतु पर्जन्या, सुपिल्ला औषध, देखिए सुपिल्ला औषधियो भवन्तु। देखिए, ओम यंतु नदियों वर्षंतु पर्जन्या, सुपिल्ला, देखिए सुपिप्पला औषधियो भवन्तु। अर्थात पृथ्वी पर जीवन जल, कार्बन तथा उष्मा के एक खास संतुलन के कारण संभव हुआ है। पृथ्वी पर जीवन जल, कार्बन तथा उष्मा के एक खास संतुलन के कारण संभव हुआ है। इसमें कोई भी संतुलन गड़बड़ाने से जीवन पर खतरा हो जाएगा। इन तीनों के संतुलन के अतिरिक्त मिट्टी एवं वायु भी जीवन का अपरिहार्य चीज़ है। इसलिए हर धर्म समुदाय परंपरा में प्रकृति के संरक्षण की चेतना मौजूद है। हालांकि इस चेतना का संबंध इस बात से था कि प्रकृति का यह साहचर्य, यह उत्पादन, उसकी यह देन मानव के बराबर सुलभ रहे। पृथ्वी का अंधाधुंध दोहन इससे कदर होगा कि जीवन पर ही संकट बन आएगा। यह बात ही तब कल्पनातीत थी, पर औद्योगिक मानव उत्पन्न होने के बाद जब मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया और प्रकृति को अपना नियंता समझने के बजाय उसको अपना दास समझने लगा, तब उसकी जीवनशैली ने हवा, पानी, मिट्टी तथा जीवन के प्रत्येक पहलू को दूषित कर दिया। इस हद तक कि जीवन के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। राष्ट्रपिता, देखिए आपको हो गया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आधुनिक सभ्यता के संभावित विडंबनाओं से परिचित थे। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लालचों को नहीं। उनके समकालीन महान उर्दू शायर अल्लामा इकबाल ने भी लिखा था, जिसने सूरज की सुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी के रब्बे तारीख सहर न कर सके। जिसने सूरज की सुमाओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की रब्बे तारीख सहर कर न सके। लेकिन जिन्होंने सूरज की किरणों को बंदी बना लिया है, वे जीवन की अंधेरी रात को सवेरा नहीं दे पा रहे हैं। अब क्या गांधी जी की इसका ये मतलब था, गांधी जी की तरह इकबाल भी पश्चिमी सभ्यता को भयावह रूप से आत्मघाती मानते थे। उनका इशारा भौतिक दुष्परिणामों के साथ नैतिक दुष्परिणामों की तरफ भी थी। उनका मानना था कि इंसानी हवस के खतरनाक तरीका धरती को ही खा जाएगा। वे गांधी जी के हिंद स्वराज 1909 के आने के पहले 1907 में अपनी एक चर्चित गजल में पश्चिम की इस प्रवृत्ति के बारे में दो टूक ढंग से सावधान करते थे। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो साख नाजुक पे आसिया न बनेगा, ना पायदार होगा। देखिए यहाँ पर तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगा। जो साख नाजुक पे आशियाना बनेगा, ना पायेदार होगा। वस्तुतः प्रदूषण एक समस्या के रूप में तब शुरू हुआ जब भाप के इंजन के प्रयोग के पश्चात पहली औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया। धीरे धीरे उस दूसरी औद्योगिक क्रांति तक आते आते पूरी दुनिया में व्यापक उत्पादन प्रणाली का जोर हो गया। दुनिया को अर्थव्यवस्था में हाइड्रोकार्बनिक खनिज, तेल, रसायनों, प्लास्टिक और अंतर्विकरण फैलाने वाली परमाणु ऊर्जा का जोर हो गया। बहुराष्ट्रीय यहाँ पर क्या कि देखिए बहुराष्ट्रीय रासायनिक दानवों ने कृषि उर्वरकों एवं कीटनाशकों का ऐसा भयंकर प्रयोग करवाया कि दुनिया भर की मिट्टी अंत भूगर्भ जल में खतरनाक रसायनों का स्तर बुरी तरह बढ़ गया। मच्छरों को मारने के लिए अन्य कीटों को भगाने वाले रसायनों ने समस्त पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरा पैदा कर दिया। दुनिया के अनगिनत जीव प्रजाति इस वजह से लुप्त हो गई। भारत में भी गीद, गोरैया जैसे पक्षियों का कम दिखना इसी कारण हुआ। दुनिया भर में बढ़ रहे विकास उच्च औद्योगिकृत मॉडल ने कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय दानवीर कंपनियों को आगे बढ़ाया, जिन्होंने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के गरीब देशों के वन, जमीन, हवा, पानी सब पर खतरा उत्पन्न कर दिया। भारी संख्या में खनन, औद्योगिक बसावटों के दबाव में
कार्बनिक गैसों से सोखकर जीवनदायिनी ऑक्सीजन में बदलने वाले पृथ्वी के फेफड़े यानी वनों को लगातार काटा गया था लगातार कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य खतरनाक गैसों का स्तर बढ़ता ही रहा, क्योंकि सारा विकास अंतर ज़्यादा कार्बन जलाने पर निर्भर था। इन प्रवृत्तियों ने पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव का संकट उत्पन्न किया है। स्थिति आगे की दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का आकस्मिक एवं भयावह दुष्परिणाम से दुनिया का सामना हो रहा है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसों की परत पृथ्वी पर इसकी उत्पत्ति के समय से ही है और यह मानव जीवन उत्पन्न होने के अनिवार्य भी थी। पर अधिकाधिक मानवीय क्रियाकलापों का इस प्रकार के अधिकाधिक गैस वातावरण में छोड़ी जा रही है, जिससे ये परत मोटी होती जा रही है। पृथ्वी का औसत तापमान अभी 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। तापमान आपको तेजी से वृद्धि हो रही है। 1750 में औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 30% से अधिक बढ़ गया। मीथेन का स्तर 140 से अधिक मीथेन का स्तर 140 से अधिक के स्तर पर 19वीं शताब्दी के तापमान के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 100 साल में पृथ्वी का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। इस तापमान का 0.6 डिग्री सेल्सियस तो केवल 3 दशकों में बढ़ा है। देखिए यहाँ पर क्या उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जल स्तर में 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई। 4.5% रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे दुनिया भर कई द्वीपों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया। मालदीव के राष्ट्रपति ने समुद्र के भीतर कैबिनेट मीटिंग करके इस ओर ध्यान दिलाया था। जलवायु परिवर्तन का असर मनुष्यों के साथ वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर देखने को मिल सकता है। पेड़ पौधों पर देखिए आप क्या कि पेड़ पौधों पर फूल और फल समय से पहले लग सकते हैं। 21वीं सदी के अंत तक 21वीं हम जो कहा गया कि 21वीं सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यही पृथ्वी के संतुलन की आखिरी सीमा भी है। देखिए विशेषज्ञों का कहना है कि यही पृथ्वी के संतुलन की आखिरी सीमा भी है, वरना इससे अधिक यानी आज के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा वृद्धि हो गई तो फिर स्थिति मानवीय नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। तब वो तापीय संतुलन टूट जाएगा, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था और चेन रिएक्शन की तरफ पृथ्वी आप अत्यंत भयानक परिवर्तन हो गए। लेकिन दुनिया के लोग आपको तथाकथित विकास खामियाजा भुगत रहे हैं। प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के रूप में पृथ्वी के विनष्ट हो जाने की आशंका के रूप में। इसलिए अब सतत एवं समावेशी विकास के बारे में आपको विमर्श से जोड़ों पर हम विकास के प्रदूषण रहित साधन अपना ताकि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी बेहतर जीवन का सपना दे सके। इसे लेकर दुनिया भर में तमाम मंच गठित हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। क्योटो, लीमा, कोपेनहेगन, पेरिस, मॉन्ट्रियल, रियो डी जेनेरियो जैसे अनेक स्थानों की पृथ्वी को संभावित विनाश से बचाने के बारे में आयोजित सम्मेलन आयोजित किए गए। हालांकि दुनिया भर का जनमत उस बारे में अब जागृत हो रहा है, क्योंकि प्रकृति में संभावित खतरों के अक्स दिखने शुरू हो चुके हैं। पर अभी विकसित देशों में विकासशील देशों की सहमति नहीं बन पाई। विकासशील देशों का पक्ष यह है कि सन 1750 से लेकर 2000 तक यानी 250 सालों तक तो विकसित देशों ने विकास के नाम पर पृथ्वी के संसाधन दोहन किया था। पर जब विकासशील देशों के विकास की बारी है तो उनके ऊपर भी पृथ्वी को बचाने की प्रतिबद्धताएं थोपी जा रही है। बेशक उनका पक्ष सही भी है, पर खतरा तो सबके ऊपर है। पर खतरा तो सबके ऊपर है। सवाल पृथ्वी बचाने का है तो दोनों पक्षों को अंतर सहमति के एक बिंदु पर तो आना ही पड़ेगा, वरना जब समय हाथ से निकल जाएगा तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। हाल की रिपोर्ट्स बताती है कि जलवायु परिवर्तन से भारत सहित कई देशों में आपको कई देशों में खाद्यान्न संकट कहने वाले हैं। एशिया में बाढ़, गर्मी एवं सूखे के कारण बड़ी संख्या में मौतें भी हो सकती है। तटीय शहरों एवं अनेक द्वीपों के डूबने और बाढ़ के खतरे अलग से मंडरा ही रहे हैं। नदियाँ प्रदूषित होकर मर रही है। गंगा जैसी नदी के नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। बड़े पैमाने पर भूगर्भ जल के विषाक्त हो जाने की शुरुआत हो चुकी है, जिससे तरह तरह के
रोग परंपराएं रोग तेल रिक्शा और कोयला आधारित पावर प्लांट दरअसल सामूहिक विनाश का हथियार है। उनसे खतरनाक कार्बन उत्सर्जन उनसे खतरनाक खतरनाक कार्बन उत्सर्जन होता है। पृथ्वी को बचाने के लिए इनका विकल्प खोजना एवं अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना एकमात्र विकल्प रह गया है। देखिए यूनियन कार्बाइड की एक घटना से भारतीय शहर भोपाल में 25,000 लोगों की जान गई था, लाखों लोग विकलांग हो गए। देखिए ऐसे हजारों प्लांट दुनिया भर में लगे हुए हैं। चेरनोबिल फुकुशिमा की दुर्घटना के बाद दुनिया भर में परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा के लिए हलचलें हुई पर क्या ये पर्याप्त है? फिर देखिए परमाणु कचरा जो हजारों वर्षों तक पर्यावरण को दुष्प्रभावित करता रहेगा, उसका क्या होगा? देखिए परमाणु बिजली बनाना बेहद महंगा काम। उससे उतने पैसे में यदि देश में सोलर मिशन चलाया जाए तो दुनिया भर में ऐसे प्रयास हो तो तस्वीर ही बदल जाए। पर वास्तविकता यह कि बड़े प्रोजेक्ट हमेशा बड़ी कंपनियों के सत्ताधीशों के लिए बड़े लाभ लेकर आती है। इससे वे ज़्यादा मुफीद होते हैं। वे प्रचार एवं शोर का भी हिस्सा हो सकते हैं। यह बात जनता के हित में होने वाले छोटे प्रयासों में नहीं होती, क्योंकि उसे सत्ता प्रतिष्ठानों की भुनाना बेहद कम लाभकारी होता है। दुनिया भर के 20 से सबसे अधिक परिस्थिति शहरों में 18 एशिया में, उनमें से आपको 13 केवल भारत में दिल्ली और बीजिंग में दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित जगहों में शीर्ष पर रहने की रसाकसी है। यहाँ प्रदूषित हवा का स्तर सामान्य सहन सीमा से 10 गुना तक ज़्यादा हो चुका है। लंदन जैसे शहरों में वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 95 मौतें होती है। दिल्ली में यह दर 80 व्यक्ति प्रतिदिन है। हवा तो यहाँ देखिए क्या हवा पानी और जमीन की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। पानी में मिले खतरनाक रसायनों से भी मौतें हो रही है। मतलब समुद्र कचरा करो में तब्दील हो रहा है। यहाँ यह भोगवादी जीवन शैली जो अमेरिका के नेतृत्व में सामने आई। नोम चोम्स्की के शब्दों में इसकी बुक शांत देखिए इसकी भूख आपके यहाँ पर क्या इसकी भूख शांत करने के कई पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। यदि हम अभी भी समझ जाएं और अपनी जीवन शैली और तकनीक में परिवर्तन कर ले तब भी 50 वर्ष तक पृथ्वी पर इसके दुष्प्रभाव दिखते रहेंगे। उसके बाद ही स्थिति में बदलाव आएगा। वह भी तब जब हम अभी भी संभल जाए। इसलिए पृथ्वी के लिए अगली पीढ़ियों के लिए हमें पहल करनी होगी, वरना पृथ्वी का तापीय संतुलन हमारे सुधारात्मक सीमाओं से बाहर निकल जाएगा और हमारे जीवनदायी पृथ्वी का जीवन नष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एशिया में बाढ़, गर्मी एवं सूखे के कारण बड़ी संख्या में मौतें हो सकती है। तटीय शहरों एवं अनेक द्वीपों डूबने और बाढ़ के खतरे अलग से मंडरा ही रहे हैं। लेकिन नदियाँ प्रदूषित होकर मर रही है। गंगा इस नदी के नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। बड़े पैमाने पर भूगर्भ जल के विषाक्त हो जाने की शुरुआत हो चुकी है, जिससे तरह तरह के रोग पनप रहे हैं। तेल रिक्शा और कोयला आधारित पावर प्लांट दरअसल सामूहिक विनाश का हथियार है। उनसे खतरनाक कार्बन उत्सर्जन होता है। पृथ्वी को बचाने के लिए इनका विकल्प खोजना एवं अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना एकमात्र विकल्प रह गया है। अगर हम देखें तापीय गैस, अगर हम तापीय सीमा से बच भी जाए, अगर हम तापीय सीमा से बच भी जाएं, देखिए अब अगर इसमें तब बच भी जाए तो भूगर्भ जल के विनाश, भारी जल जमाव, भारी संख्या में पलायन, स्थानीय आजीविका के संकटों, फसल विविधता में ह्रास, उर्वरता में ह्रास, प्रजातियों के नष्ट होने, पारंपरिक जल संचय क्षेत्रों के विलुप्त होने, भयंकर सूखा, बाढ़ आदि का सामना तो करना ही पड़ेगा। सामना तो करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अनजानी एवं खतरनाक महामारियों की आशंका अलग से है। देखिए इस संभावित विनाश से बचने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ाने, पेड़ों एवं वनों में वृद्धि करने, प्लास्टिक जैसे अपघट्य पदार्थों का उपयोग न करने तथा हमेशा के लिए पृथ्वी को प्रदूषित एवं नष्ट कर सकने वाले पदार्थों को उपयोग से बचना होगा। इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को भी संयमित करना होगा। दुनिया भर के व्यक्तियों एवं नेताओं को एक बेहतर विश्व के लिए अभी से प्रभावकारी कदम उठाना होगा। देखिए वरना दुनिया को सर्वनाश से कोई बचा नहीं सकेगा। देखिए इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को भी संयमित करना होगा। दुनिया भर के व्यक्तियों एवं नेताओं को एक बेहतर विश्व के लिए अभी से प्रभावकारी कदम उठाना होगा, वरना दुनिया को सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकता।
अब आगे देखिए यहाँ पर शहर एक भूगोल ही नहीं, जीवन शैली और संस्कृति भी है। इसमें देखिए जो कहा गया, मनुष्य का स्वभाव, देखिए यहाँ पर कहा गया शहर एक भूगोल ही नहीं, जीवन शैली और संस्कृति भी है। इसमें जो कहा उसको देखिए, दूसरा नियम आपको, शहर एक भूगोल ही नहीं, जीवन शैली और संस्कृति भी है। देखिए मनुष्य का आवास प्राय दो प्रकार की जगह शहर एवं देहात के क्षेत्रों में होता है। यानी मनुष्य या तो नगर में निवास करता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के अधिकांश गतिविधियाँ खेती और इससे जुड़ी अन्य चीज़ों को लेकर होती है। देखिए किसानी या खेती एवं अन्य सहायक कामकाज उनकी आय एवं निर्वहन की आधारशिला होती है। चूँकि खेती का एक निश्चित पर्यटन या तरीका होता है, इसलिए यह वहाँ की जीवन शैली किसी दूसरे ग्राम से भी नहीं होती। देखिए सभी देहाती क्षेत्र के निवासी सभी देहाती क्षेत्र के निवासियों की दिनचर्या खेती से बंधे होने के कारण समान धर्म होती है, और इस जीवन की ये सुंदरता भी है। लेकिन इस बात को किसी शहर पर ठीक इसी तरह हम लागू नहीं कर सकते। शहर की धमनियों में देखिए, शहर की धमनियों में आपको व्यवसाय का रक्त दौड़ता है, इसलिए वह ग्रामीण क्षेत्र से भिन्न हो जाता है। यह बात प्रत्येक शहर के लिए समान होने के बावजूद हम पाते हैं कि हर शहर दूसरे शहर से जुदा है। भिन्न है। जो सौंदर्य हम जयपुर में पाते हैं, वैसी सुंदरता के दर्शन हमें गुवाहाटी में नहीं होते। लेकिन गुवाहाटी की जो रवानगी है, उसे हम जयपुर में नहीं पाते। दूसरे शब्दों में विभिन्न शहरों में जाने पर हम ये आसानी से महसूस कर सकते हैं कि यह शहर दूसरे से जुदा किस्म का है। इस भिन्नता का कारण यह है कि हर शहर की जीवनशैली अलग होती है, संस्कृति अलग होती है। इसलिए शहर के भूगोल नहीं रहता है, वह पहचाना जाता है अपने रहन सहन के ढंग से, अपने विशिष्ट सामाजिक पर्यावरण से। आप यहाँ देखिए क्या कि पारिभाषिक तौर पर यह बता पाना कठिन है कि हम किसी शहर कहें और किसी देहात के। इस बात को निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कौन सा क्षेत्र ग्रामीण है और कौन सा नगरीय। तथापि प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत में जनगणना के आधार पर शहरों को परिभाषित किया गया। जनगणना अधिकारी संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को दो वृत्त समूह में विभाजित करते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय केंद्र। इस वर्गीकरण का आशय कानूनी या प्रशासनिक नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग अकादमिक सुस्पष्टता एवं सामाजिक मानकों का सांस्कृतिक संदर्भ समझने के लिए किया जाता है। इसके लिए 3 आधार बनाए गए। पहला, एक न्यूनतम जनसंख्या 5000। एक न्यूनतम जनसंख्या आपको 5000 या उससे अधिक। दूसरा, कम से कम 75% वयस्क पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होती है। एवं तीसरा, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि अगर ये 3 विशेषताएं किसी क्षेत्र में हो तो उसे हम नगर या शहर कर सकते हैं। इन आधारों के अनुसार भारत में 600 से अधिक नगर है। हर शहर में आपको आधारभूत सुविधाओं जैसे रेल, सड़क, बिजली, व्यापार केंद्रों का ढांचा। हालांकि इन अवसंरचना सुविधाओं की जो उपलब्धता सभी शहरों में समान नहीं है। लेकिन आपको क्या नहीं है। इसमें यहाँ पर जो कहा गया, हर शहर में आधारभूत सुविधाओं से आप एक में फिर से देखिए, अगर ये 3 विशेषता किसी क्षेत्र में हो तो उसे हम नगर या शहर कहते हैं। इन आधारों के अनुसार भारत में 600 से अधिक नगर है। हर शहर में आधारभूत सुविधाएं जैसे रेल, सड़क, बिजली, व्यापार केंद्रों का ढांचा है। हालांकि इन अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता सभी शहरों में समान नहीं है, मतलब समान नहीं है। लेकिन वे उसके स्वरूप में अवश्य विद्वान है, और इसी आधार पर शहर का दर्जा पाते हैं। हम देख सकते हैं कि इन 600 शहरों में समान प्रकार के संचार, परिवहन, जलापूर्ति, राजनीतिक व्यवस्था होने के बावजूद उनका चरित्र आपको भिन्न होता है। यानी कि अधोसंरचनात्मक समानता होने के बाद भी उनका मिजाज अलग होता है। इसी मिजाज के आधार पर दिल्ली की तुलना मुंबई से नहीं की जा सकती, या फिर श्रीनगर की तुलना कन्याकुमारी से नहीं की जा सकती। यदि यह कहा जाए कि
कहा जाए कि ये स्थान भी बहुत ज़्यादा भौगोलिक दूरी पर है, तब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि सिकंदराबाद और हैदराबाद जिन्हें जुआ शहर तक कहा जाता है, उनका मिजाज भी परस्पर भिन्न है। अब देखिए नगरों की भिन्नता भी, देखिए नगरों की भिन्नता की वजह, देखिए नगरों की भिन्नता की वजह उनका विशिष्ट भौगोलिक ढांचा हो सकता है। जैसे नैनीताल नगर का जो पर्वतीय ढांचा एवं भौगोलिक वैशिष्ट है वह रसातल से पूरी तरह भिन्न है। या देखिए या फिर जैसलमेर या बाड़मेर रतीले मैदान वाला नैसर्गिक सौंदर्य स्वयं में धारण करता है, वैसा प्राकृतिक सौंदर्य ईटानगर एवं शिलांग में नहीं मिल सकता। गंगटोक और दार्जिलिंग का पर्वतीय सौंदर्य केरल के समुद्र तटीय शहरों एर्नाकुलम और कोचीन से पूरी तरह भिन्न है। देखिए कोचीन से पूरी तरह भिन्न, इससे स्पष्ट होता है कि नगरों के स्वरूप में भिन्नता को समझने के लिए उसका भूगोल या प्राकृतिक अवस्थिति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन इससे हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती है कि एक ऐसी भौगोलिक अवस्थिति वाले दो शहरों का मिजाज इतना अलग कैसे हो जाता है। देखिए आखिर वे कौन से तत्व है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि नागपुर, उदयपुर, रामपुर एवं जौनपुर केवल नाम के स्तर पर ही अलग नहीं है, बल्कि चार जुदा किस्म के शहर है। देखिए शहरों के मिजाज को लेकर एक बहुत दिलचस्प है। शहरों के मिजाज को लेकर एक बहुत दिलचस्प उदाहरण उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसे और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में शुमार बनारस और इसी राज्य के मध्य क्षेत्र या अवध भाषा क्षेत्र में बसे हुए राज्य की राजधानी लखनऊ का माना जाता है कि देखिए यहाँ पर क्या कि माना जाता है कि बनारस शहर की सुबह बहुत खूबसूरत होती है। बनारस की गलियों में सुबह के वक्त जो अनुभूति होती है वैसी अनुभूति किसी दूसरे शहर में मुमकिन नहीं है। देखिए सुबह के समय यहाँ की गलियों का संगीत अभ्यास यहाँ की गलियों में संगीत का अभ्यास शुरू हो जाता है। तकरीबन हर नुक्कड़ पर बने मंदिर की धुलाई सफाई और पूजा पाठ प्रारंभ हो जाता है। हो जाता है। और यहाँ पर क्या देखिए कसरत और बदन तराशने के शौकीन और पवित्र गंगा में नहाने के लिए साधारण घाटों तक चल पड़ते हैं। और पान खाने एवं चाय की चुस्कियों से दिन की शुरुआत होने लगती है। जानकारी के अनुसार समूचे वातावरण एक ऐसा अनोखा परिदृश्य उत्पन्न हो जाता है जिससे कहीं और इतनी पूर्णता के साथ पाना दुर्लभ ही है। देखिए यहाँ पर और इसी से बनारस की एक पहचान भी उभरती है। उधर बनारस से करीब 500 किलोमीटर दूर पश्चिम में बसे लखनऊ की सुबह में ऐसा कुछ नहीं है। लखनऊ मशहूर है अपनी शामों के लिए। इसके लिए पूरा एक शब्द ही प्रचलन में है। शान ए अवध के शाम ए अवध। लखनऊ की फिजा में शाम होने पर बेहतरीन इत्र की खुशबू महसूस की जा सकती है, क्योंकि यहाँ की रवायत है शाम को इत्र फुले लगा कर निकलने की। यहाँ की दुकानों में शाम के वक्त मिलने वाले लजीज मुगलई खाने की रंगत और लज्जत का मुकाबला नहीं। देखिए यहाँ की परंपरा में शाम को संगीत वाली महफिल से आने भी शामिल है। बाजारों में शाम के वक्त निकलना और नियत जगह पर ही यह नज़ारा लखनऊ में ही मुमकिन होता है। किसी दूसरे शहर की यह रवायत नहीं है। यहाँ की तहजीब की संस्कृति इतनी धमक है कि बोलचाल में कहा जाता है कि तहजीब सीखनी है तो लखनऊ चले जाओ। ऐसे ही यहाँ फिर कहा गया क्या, ऐसे ही सूचना तकनीक की प्रगति से चकाचौंध हुए शहरों में अग्रणी नाम बेंगलुरु का है। इस शहरों में और युवा दिखेंगे नव धनाढ़ हो जाने की संस्कृति जिनमें तेज संगीत चलाने वाले डिस्को डेथ शॉपिंग मॉल्स और बियर की उपलब्धता वाले पब हर जगह दिखेंगे। इन जगहों पर लड़कियों की तादाद भी पर्याप्त संख्या में दिखती है। इसी तरह सेवानिवृत्त लोगों का शहर बन रहे
नोएडा, गाजियाबाद और पुणे की जीवनशैली में दूसरे शहरों की तुलना में पर्याप्त अंतर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं इतना ही नहीं इतना ही नहीं एक ही शहर में दो तरह की संस्कृति देखी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में एक तरफ आपको सत्ता की संस्कृति और दूसरी तरफ परंपराओं में रह रही सामाजिक संस्कृति। सल्तनत मुगलों और अंग्रेजी शासन की यादों को समेटे दिल्ली शहर में लोकतंत्र के चारों खंभों के केंद्र में उपस्थित है। और इससे दिल्ली की हवा पानी में वर्चस्ववादी रवैया भी देखा जा सकता है। तो दूसरी ओर खान पान के वैविध्य से भरपूर गंगा जमुना तहजीब को समझने वाले सूफी संतों की दिल्ली अपनी गलियों के लिए भी मशहूर है। फिर आपको आगे यहाँ पर दिल्ली अपनी गलियों के लिए भी मशहूर है। देखिए यहाँ पर क्या इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि शहर केवल पुल और 4 लेन वाले सड़कों और धुआं उड़ाती गाड़ियों से ही व्याख्यायित नहीं होता है। हर शहर की अपनी अस्मिता होती है, पहचान होती है, जिसकी बिना पर वह दूसरे शहरों से अलग खड़ा हो जाता है। हर शहर का सौंदर्य और उसका स्वरूप उसकी सांस्कृतिक आत्मा की कहानी कहता है। उसकी सांस्कृतिक आत्मा की आपको कहानी कहता है। देखिए इसका आशय यह हुआ कि कोई एक शहर केवल भूगोल ही नहीं होता, बल्कि उसकी एक जीवन शैली होती है, संस्कृति होती है। यह जीवन शैली एक जीवन को निरूपित करने का समझने का फलसफा हर शहर का जुदा होता है। मदुरै का निवासी यह आसानी से समझ सकता है कि जीवन में मीनाक्षी देवी की पूजा का अत्यंत महत्व, और वहीं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के शब्द को सुनने वाला संयमित और शुद्ध आचरण की बात को अपने भीतर आसानी से समा सकता है। एक मिनट यहाँ देखिए क्या कि देखिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के शब्द को सुनने वाला संयमित और शुद्ध आचरण की बात को अपने भीतर आसानी से समझ सकता है। बंगाल की खाड़ी में दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन करते समय शाही मुहर्रम में आप आसिफी इमामबाड़े में उठने वाले ताजियों का आलम, गोवा में आपको राजा मोमो के चलने वाले कॉर्निवाल का जुलूस ऐसा खास हो उठता है कि वैसा तजुर्बा दूसरे शहर में नहीं होता। इस देखिए यह खासियत उस शहर में समाई उसकी सांस्कृतिक आत्मा की उस वजह से सामने आती है। भिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रमुख कारण देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि भिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रमुख कारण शहर के रस्मों रिवाज, भाषा, इतिहास, धार्मिक दृष्टिकोण आदि है। इनके चलते हर शहर अलग हो जाते हैं। हर शहर की कुछ रस्में होती है। जैसे दिल्ली में फूलों वालों की से यहाँ की देखिए आप यहाँ की गंगा जमुना तहजीब का एक प्रसिद्ध रिवाज है, जो किसी दूसरे शहर में देखने को नहीं मिलता। इतिहास बताता है कि कोलकाता सांस्कृतिक प्रजारण का केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ के जीवन में सांस्कृतिक पुनरुत्थान जैसी गतिविधियों का बाहुल्य है। बनारस को हिंदू धर्म में जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने वाली जगह का दर्जा मिलने का इसके रूप में धार्मिकता का गहरा रंग और सदियों से व्यापार का केंद्र है गुजरात के शहरों में व्यावसायिक समझ के दर्शन बरबस हो जाते हैं, और सदियों से व्यापार के केंद्र रहे गुजरात के शहरों में व्यावसायिक समझ के दर्शन बरबस हो जाते हैं। शहरों का पहली बार व्यवस्थित ढंग से समाजशास्त्र अध्ययन करने वाले लुइस वर्थ ने कहा था कि शहरवाद वास्तव में जीवन जीने की एक शैली है। देखिए शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में अंतर केवल इस बात का होता है कि जीवन जीने का ढंग किस प्रकार का है। उनमें यह ढंग देखिए यहाँ पर क्या उनमें यह ढंग आने की वजह बहुत सारी है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। उद्योगों का विकास आपको गुड़गांव देखिए यहाँ पर क्या कि आपको यहाँ पर क्या इन शहरों का एक में फिर से देखिए आपको क्या आपको यहाँ पर क्या इनमें से कुछ इस प्रकार उद्योग का विकास गुड़गांव, पर्यटन केंद्र पुष्कर, सत्ता केंद्र या नियोजित ढंग से बसावट चंडीगढ़ एवं नया रायपुर आदि। स्पष्ट है कि इन शहरों की संस्कृति इन शहरों में उनकी विशेषता के रंग इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि उनकी बसावट कुछ निश्चित कारणों से है। देखिए क्योंकि उनकी बसावट कुछ निश्चित कारणों से विकसित हुई है। यानी एक बार
यानी एक बार जिस तरह से एक बार यानी एक बार जिस तरह से जीवन जीता है वैसी प्रवृत्ति दूसरे शहर में नहीं दिखती, और इसी वजह से भिन्न प्रकार के और इसी प्रकार से और इसी वजह से भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। इसके देखिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी शहर का भूगोल तो दूसरे शहर के वैसा ही होता है, लेकिन उसका सांस्कृतिक देखिए यहाँ पर क्या लेकिन उसका सांस्कृतिक संकरण अभी हम देखिए क्या, लेकिन उसका सांस्कृतिक संरूपण भिन्न होने के कारण उसकी जीवन शैली और संस्कृति भिन्न होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, फिर आपको यहाँ देखिए अगला आपका क्या, देश के जनजातीय क्षेत्रों में सभी नूतन खननों पर अधिक स्थगन लागू किया जाना चाहिए। देखिए पहाड़ियाँ यहाँ भी कहा गया, पहाड़ियाँ हमारी ईश्वर है और हमारी धरती देवी है और हमारी धरती देवी के समान है। इन दोनों के बीच में ही बारिश और पानी है। ऐसे लोग जो यहाँ खनन करना चाहते हैं, धीरे धीरे वह यहाँ से सब कुछ लेकर चले जाएंगे, तब हम कहाँ जाएंगे। देखिए यह एक साधारण सा सवाल है जो कि लेख पदार्थ और नियमागिरी की पहाड़ियों तथा ऐसे अनेक जंगलों आदि में वहाँ रहने वाले आदिवासी समूह द्वारा पूछा जा रहा है। परंतु क्या हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है कि आखिर वह कहाँ जाएंगे। खनन के लिए देखिए यहाँ पर क्या कि खनन के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक स्थानों से बेदखल करके चमक दमक भरे शहरों में ले जाकर मुख्य धारा की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जोड़ने का सपना दिखाया जाता है, जहाँ वे प्रदूषण से भरी श्रम बस्तियों में और फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने को मजबूर होते हैं। एक और कंपनियों के स्वामी और पूंजीपति वर्ग राजनेताओं का गठजोड़ खनन के बाद अथाह संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। वहीं आदिवासी समूह के लोग दर बदर की ठोकरें खाने को अभिशप्त होते हैं। दूसरी ओर ऐसे दलित वंचित समूह आदिवासियों एक बड़ा तबका जिसका हक छीनकर उसी की जमीनी बड़े पूंजीपति वर्ग मार रहे हैं, हर दिन अमीर बनते जा रहे हैं और जिनकी मनोदशा उस दुर्योधन से एकदम कम नहीं है जो पांडवों का हक छीनने के बाद बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं है। वर्तमान व्यवस्था में पनपे विद्रोह के माओवादी और नक्सलवादी स्वरूप को भी कहीं से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, परंतु यह अवश्य है कि ऐसे असंतुष्ट लोगों के एक बड़े जनसमूह को देश विरोधी तत्व जरूर बरकरार देते हैं, जिससे कि ये लोग अपनी सरकार को दुश्मन मान बैठता है। अवैध और असंतुलित खाना इस असंतोष को दिन ब दिन मजबूत करना अवैध और असंतुलित खनन इस असंतोष को दिन ब दिन और मजबूत करता जाता है। दूसरी ओर अपनी प्राकृतिक देखिए और यहाँ भी देखिए आप और दूसरी ओर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भगा दिया गया एक बड़ा समूह बेबस और निसहाय घर की तलाश में मारा फिर रहा है, जहाँ से वह बगावती और विद्रोही होने पर मजबूर हो रहा है। आज़ादी का वह जश्न मनाए तो किस तरह जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। आज़ादी का वह जश्न मनाए तो किस तरह जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, यह बात कर रहा हूँ मैं होशो हवास में। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको है कि देखिए आज़ादी का वह जश्न मनाए तो किस तरह जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, यह बात कर रहा हूँ मैं होशो आवास में। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की समेत पूरे विश्व की देखिए यहाँ पर क्या कि पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की समवेत स्वर में यह मान्यता है कि विश्व का अस्तित्व पृथ्वी के सजीवता के सिद्धांत पर ही टिका है। यह प्रतीकात्मक संबंध की आदर्श व्याख्या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न विद्वत जनों द्वारा की गई है। यह मुख्यतः दो हस्तियों एवं सत्ताओं की आपसी सहमति और संबंधों पर टिकी होती है, जहाँ एक का अस्तित्व और विकास दूसरे पर टिका होता है और यह दोनों के लिए लाभकारी भी होता है। इनमें से अगर कोई
इनमें से अगर कोई एक अलग होता है या उसे नुकसान पहुँचाया जाता है, जो अनिवार्य रूप से दूसरे पर भी उसी मात्रा में इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव होता है। हम तो और हम जब संवेदनापूर्वक पूरी गहराई से पूरी गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि सहजीविता का सिद्धांत आदिवासी और जंगल के साथ उनके संबंधों पर भी उसी मात्रा में लागू होता है। यहाँ भी जब एक को दूसरे से अचानक अलग कर दिया जाएगा तो परिणाम भी निश्चित रूप से विनाशकारी ही होंगे। देखिए, अगर हम आदिवासियों और तमाम पिछली जनजातियों के इतिहास में डालेंगे तो पाएंगे कि इनका इतिहास कई मामलों में भारत के इतिहास से भी प्राचीन है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956 में आदिवासी और जनजातीय विकास संबंधित तमाम सकारात्मक प्रावधान दिए गए थे, जहां यह स्पष्ट उल्लेखित था कि हम सब इस दिशा में प्रयास करेंगे जिससे कि आदिवासी देखिए यहाँ पर क्या है कि जिससे आदिवासी समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध कर सके तथा अपने जीवन को आर्थिक रूप से उत्पादक बना सके, जहाँ उसकी कठिन मेहनत का फल उसे ही मिल सके, ना कि बाह्य आर्थिक शक्ति द्वारा उन पर कब्जा कर लिया जाए। परंतु आज़ादी के 67 वर्षों बाद हम पाते हैं कि इस दिशा में उनकी मदद और योगदान करने की बजाय आज हम अपनी लालच के कारण उनके अस्तित्व के लिए ही संकट बन गए हैं। देखिए यहाँ पर खनन की परियोजना द्वारा जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों सम्मिलित हैं, आज़ादी के बाद से अब तक लाखों आदिवासियों को उनके मूल निवास से स्थानांतरित किया जा चुका है, जिनके परिणाम से भूमिहीनता, बेरोजगारी, आवास की समस्या, प्रवासीकरण, खाद्य सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की घाटी समस्या और बढ़ती मृत्यु दर, सामान्य सुविधाओं तक पहुँच न होना, सामाजिक कटौता, स्वतंत्र पहचान का संकट जैसी समस्या आदिवासी और जनजातीय लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है। देखिए अब अहम हिस्सा आपको बन गया असंतुलित खनन ने हजारों की संख्या में लोगों को जीविका के उनके पारंपरिक संसाधनों से अलग कर दिया है। हम उन लोगों की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें उनकी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के साथ ही उनके जीवन जीने के महत्वपूर्ण स्रोतों से अलग कर दिया गया और खनन की बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई और उन्हें संचालित किया गया। इन बड़ी परियोजनाओं को से भले ही गुलजार हो गया हो और इन पूंजीपतियों ने चांदी काटी हो, मगर उन आदिवासियों की ज़िंदगी में तो कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे ने ही घर कर लिया। और अगर वह अपने पूर्व स्थानों पर रहे भी तो कोयले की काली भरी जिंदगी मजदूर बनकर हर पर घुटने को अभिशप्त बनकर रह गए। ऐसा देखने में आया कि तमाम बड़े राजनेता ही इन अवैध खनन कंपनियों के मालिक है, जो प्राकृतिक संसाधन दृष्टि से धनी सीहोर और बैतूल के क्षेत्रों में स्थापित है। ठीक ऐसा ही अवैध खनन का कार्य आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में संचालित किया जा रहा है। अरकू घाटी में बॉक्साइट खनन का कार्य तमाम छोटे जनजातीय किसानों की भूमि पर किया जा रहा है। कई मामलों आंध्र प्रदेश खनिज विकास संगठन ही निजी कंपनियों की ढाल बनकर उभरा है और छोटे किसानों की जमीन छीनने के कार्य में उनकी मदद कर रहा है। फिर देखिए खनन उद्योग का अटूट संबंध पर्यावरण के क्षरण और मानव अधिकार खनन से करोड़ों आदिवासी और दलितों को खनन इकाइयों तथा उद्योगों को स्थापित करने के लिए उनके मूल स्थानों से बेदखल कर दिया गया तथा कई लाख लोग खनन से उपजे पर्यावरण असंतुलन तथा भूमि क्षरण के शिकार हो गए। ओडिशा, गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अवैध खनन ने जल संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया था। काशीपुर एवं ओडिशा में स्थापित की गई खनन की नई परियोजनाओं ने वहाँ के मूल निवासियों के जीवन को तो संकट में डाला ही साथ ही जंगलों और वहाँ की स्थित जल भंडारों को भी संकट में डाल दिया। अन्य क्षेत्र जैसे कि जैसे कि झारखंड के कोयला खदानों अथवा दक्षिणी आंध्र प्रदेश की खदानों ने वहाँ की जल और हवा तथा स्वच्छ वातावरण सभी को प्रदूषित कर दिया है तथा वहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। यही परिस्थितियाँ ज़्यादातर देशों में जो खासकर प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा से संपन्न है में दर्ज की जा रही है। यह स्थिति हमें दो संदर्भों में और ज़्यादा चिंतित कर देती है।
इस आदिवासियों को मानवाधिकारों का यूँ कहीं उनकी एक प्राणी होने का अधिकार तो हनन किया जा रहा है, और साथ ही साथ पर्यावरण का दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाना मानव सभ्यता के विनाश की पूर्व पीठिका तैयार कर रहा है। झारखंड राज्य में आदिवासी एवं जनजातीय समूह की बुरी स्थिति किसी से नहीं छिपी है। 15 अगस्त 2000 को जब झारखंड अस्तित्व में आया और जिसके स्थापना उद्देश्य आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना था, उनकी समानता थी, उनका विकास करना तो दूर की बात, तमाम राजनीतिक एवं पूंजीवादी ताकत उनकी जमीन संसाधन उनकी परंपरा सबको हथियाना शुरू कर दिया, और सरकार के साथ इन तमाम परियोजनाओं के लगभग 42 अनुबंधों को हस्ताक्षर किए गए। पर्यावरण और मानवाधिकार पर इंडियन पीपुल्स ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 6 करोड़ 54 लाख लोगों को अब तक विकास के नाम पर उनके मूल निवास से स्थानांतरित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में इस समय खनन कार्य हिंडालकों तथा अन्य निजी कंपनियों द्वारा आबाद गति से चल रहा है। यहाँ के सैकड़ों आदिवासी परिवार अपनी जमीन खो चुके हैं। रोजगार के नाम पर हर प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सबसे कम वेतन का भुगतान करके दिहाड़ी मजदूर बनाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप दलितों और आदिवासी जनजातियों में प्रचंड असंतोष घर करता जा रहा है। देश के कुल कोयले का 16% लगभग 49,545 करोड़ टन कोयला रायगढ़, सरगुजा, कोरिया और कोरबा जैसे छत्तीसगढ़ उत्तरी जिलों में पाया जाता है। वो वर्ष 2007 में खमरिया गांव के आदिवासी ने जब अपनी जमीन जिंदल की कोयला खदानों को देने का विरोध किया तो जिला प्रशासन द्वारा सुनवाई के दौरान ही भरी सभा में उन्हें बुरी तरह पीटा गया। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो वहाँ पर यह कार्य बेनामी भूमि अनुबंधों के द्वारा धड़ल्ले से किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कि बैतूल जिले के सतपुरा वन क्षेत्र में अवैध खनन का उस भूमि क्षेत्र पर किया जा रहा है जो वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टे पर आदिवासियों को दी गई है। ऐसा देखने में आया कि तमाम बड़े राजनेता इस अवैध खनन कंपनियों के मालिक हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से धनी, सीहोर और बैतूल के क्षेत्रों में स्थापित हैं। ठीक ऐसा ही अवैध खनन का कार्य आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में संचालित किया जा रहा है। अरकू घाटी में बॉक्साइट खनन का कार्य तमाम छोटे जनजातीय किसानों की भूमि पर किया जा रहा है। देखिए कई मामलों आंध्र प्रदेश खनिज विकास संगठन ही निजी कंपनियों के धार बनकर उभरा है और छोटे किसानों की जमीन छीनने के कार्य में उनकी मदद कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आपको आदिवासियों ने अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता पिछले कुछ वर्षों में आदिवासियों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता आई है और अपनी भूमि को छीने जाने तथा अवैध खनन को लेकर उन्होंने ढेर सारे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए हैं और अनिवार्य रूप से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि यह देश आखिर किसका है। क्या उनको किए गए वादे और उनके हितों के साथ किए गए समझौते इस समस्या का समाधान है। अधिस्थगन के कानून उस समय चर्चा में आया जब अगस्त 2010 में मुंबई उच्च न्यायालय ने आवाज फाउंडेशन के संचालक सुमेरा अब्दुल्लारी के द्वारा सावंतवाड़ी डूडा मार्ग कॉरिडोर को पारिस्थितिकी संवेदित क्षेत्र घोषित करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई था। उस संबंध में न्यायालय ने निर्णय दिया। इसके 18 अप्रैल 2013 को उच्च न्यायालय ने नियमागिरी पहाड़ियों में एक कंपनी को उत्खनन कार्य करने से मना कर दिया और कहा कि इसके लिए वो स्थानीय आदिवासी संगठनों से अनुमति ले। आदिवासी संगठनों से आपको अनुमति ले। फिर देखिए यहाँ पर क्या तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आंध्र प्रदेश के आदिवासी जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में सभी नूतन खननों पर 20 वर्ष का अधिक स्थगन लगाने के साथ यह बात भी स्वीकार की कि पिछले कुछ वर्षों में माओवादियों की बढ़ती संख्या के प्रमुख कारणों में खनन भी एक प्रमुख कारण है। इतनी विरोधाभासों के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में खनन उद्योग की भी महत्वपूर्ण भूमिका। खनन क्षेत्रों में हजारों लोग विभिन्न रोजगार कार्यों में सरगर्म है। लगभग 70% ऊर्जा भारत में कोयले से प्राप्त होती है। एक ऐसे दौर में जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत आने लगे हैं, उस दौर में खनन क्षेत्र नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत इस समय कुल उत्पादन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है जबकि लो एक्सो के उत्पादन विश्व का चौथा बड़ा देश है। एक भूवैज्ञानिक समय यह बात सामने आई कि भारत में लगभग 277 अरब टन की कोयला आरक्षित निधि है और कोयला को फिर 2031 तक 15 करोड़ टन प्रति वर्ष बढ़ जाने की उम्मीद है। अब खनन कार्य को एकदम से ठप कर देना लगभग असंभव सा हो चुका है, परंतु सर्वश्रेष्ठ समाधान ही होगा कि मध्यम मार्ग तलाशा जाए और नूतन खननों पर अधिक स्थगन लागू कर दिया जाए। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के एक आंकड़े के अनुसार 2007 से लेकर अब तक लगभग 26,000 हेक्टेयर जमीन इन खनन कार्यों के लिए ही कुर्बान की जा चुकी है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जब
जब तक वह इन क्षेत्रों में आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और मुख्य धारा से जोड़ने जैसे विकास कार्य नहीं हो जाते हैं और खनन से होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति का कोई ठोस समाधान नहीं निकाल लिया जाता, तब तक नूतन खननों पर अधिस्थगन को ही पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि देखिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करे जो तमाम नियम और कानूनों को ताक पर रखकर अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। खान और खनिज पदार्थ विकास और विनियम और संशोधन विधेयक 2015 इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो सतत खनन स्थानीय क्षेत्रों के विकास तथा खनन से प्रभावित लोगों को लाभ पहुंचाने की बात करता है। खनन गतिविधियों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान जरूर है, परंतु यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसा आदिवासी हितों, उनकी संस्कृति की जड़ों को काट कर पर्यावरण की कीमत पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भी प्रकृति की छेड़छाड़ ही है, जिसके परिणाम आपको विनाशकारी होंगे। अतः नूतन खननों पर अधिक स्थगन लागू करना ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। फिर आपको देखिए प्रकृति, आगे आप देखिए इसको बाद में देखिए, यहाँ देखिए प्रकृति हमारे, अगर इसे देखिए प्रकृति हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए है, तो लालचों को नहीं। गांधी जी। विश्व की शुरुआत शायर अनसर कवरी की इन प्रासंगिक पंक्तियों के साथ करते हैं कि धूप का जंगल नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या, धूप का जंगल नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या, रेत के दरिया में, देखिए रेत के यहाँ पर जो रेत के दरिया में रेत के झरने प्यासा का मारा करता क्या, रेत के झरने प्यासा का मारा करता क्या, बादल बादल आग लगी थी, छाया तर से छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था, पेड़ बेचारा करता क्या। फिर देखिए मुझे वह दिन अक्सर याद आते हैं जब गांव में रात को हम कभी तुलसी का पत्ता तोड़ लेते थे तो माँ नाराज़ हो जाती थी, और अगर कभी रात में पत्ते की विशेष जरूरत पड़ भी जाती थी तो वह पहले 3 बार पौधे के पास जाकर चुटकी बजाती थी कि वह जग जाए, और फिर तुलसी माँ से क्षमा मांगते हुए पत्ते को तोड़ती थी। यह बात मुश्किल 1 दशक पुरानी है, और आज हम विकास के नाम पर कई बड़े जंगल काट डालते हैं और ज़रा भी नहीं डरते कि शहर की भागदौड़ से दूर आज जब अपने गांव जाता हूं तो अब वहां भी आंगन में तुलसी के पौधे की जगह कृत्रिम पौधे ने ले ली है, जिसमें माँ पास के बाजार से खरीद कर ले आई है। बात बस इतनी सी है कि सभ्यता के विकास क्रम में सभ्यता के विकास क्रम में मानव कहाँ आ गया है, क्या हमने सच में विकास कर लिया है, और क्या भी है तो किसका विकास और कैसा विकास। क्या विकास के पैमाने प्राकृतिक जंगलों को उजाड़ कर बनाए गए कंक्रीट के जंगल है, या पहाड़ों की छाती चीर कर बनाई गई सड़कें, या अंधाधुंध धुआं छोड़ते कल कारखाने या मोटर गाड़ियाँ इस विकास के मानक है। सच तो यह है कि यांत्रिकता का विकास करके हमने भौतिक दूरियों को भले ही कम कर लिया है, लेकिन इंसानियत की दौड़ में हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। विकास के बहुत संकीर्ण पैमाने हमने बना लिए हैं, और जो नितांत भौतिकवादी और क्षणभंगुर है। क्या प्लास्टिक की कोयल असली कोयल की जगह ले सकती है? क्या ड्राइंग रूम में सजे प्लास्टिक के फूल जीवन में असली सुगंध बिखेर सकते हैं? जवाब है नहीं। खलील जिब्रान ने कहा था कि याद रखो, धरती तुम्हारे पैरों को स्पर्श करना चाहती है, और हवा तुम्हारे बालों को सहलाना चाहती है। की मिंग्स ने कहा था कि खिले हुए फूल और कुछ नहीं बल्कि धरती की मुस्कुराहट है, परंतु विडंबना यही है कि हमारी धरती की मुस्कुराहट अब मलिन पड़ने लगी है। और गांधी जी का यह कथन है कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, लालच को नहीं। अब देखिए अब इस रूप में प्रासंगिक होने लगा कि प्रकृति सिर्फ हमारे लालचों को पूरा करने का माध्यम बनकर रह गई, जरूरतों से तो हमारा पेट कब का भर चुका है। यह बात समय रहते इंसानों को समझ लेनी चाहिए कि अगर इसी तरह हम धरती की उपेक्षा करते रहो तो एक दिन हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये धन दौलत बंगला गाड़ी सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। हमने विकास का यह जो भस्मासुरी मॉडल तैयार किया है, यह दरअसल विनाश का मॉडल बन जाएगा। सच्चाई यह है कि हम बेइंतहा लालची होते जा रहे हैं।
हम बेइंतहा लालची होते जा रहे हैं और इस लालच के दुष्परिणाम हमने उत्तराखंड में भी देख लिए हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 32वें स्थान से नीचे लुढ़कते हुए 155वें स्थान पर आ गया है। राजधानी दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है। घोषित कर दिया गया है। पशु पक्षियों की संख्या घटते स्तर की एक मिसाल यह है कि अभी हाल ही में हुए शोध के मुताबिक 10% अधिक पक्षियों की प्रजातियां खत्म होने के कगार पर। तथा IUCN के मुताबिक 12% अधिक पक्षियों की प्रजातियां पहले ही खत्म हो चुकी है। वायु प्रदूषण स्थिति यह है कि भारत में मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। आज पेड़ पौधे और जीव जंतु की हजारों प्रजातियां संकट में है। सदियों से सभ्यता के विकास की साक्षी रही नदियाँ मर रही है और नदियाँ मर रही है और फिर भी हम उन नदियों के मलमूत्र और गंदगी फेंकने से बाज नहीं आते। गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रही गंगा मरने के कगार पर है। यमुना मर चुकी है और सरस्वती तो कब विलुप्त हुई यह बात हमें ठीक ढंग से याद भी नहीं है। हर धर्म में सभ्यता के विनाश का अपना एक मिथक है। मिथक है कि एक दिन आएगा जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पता नहीं यह बात कितनी सच है, लेकिन पर्यावरण का अगर यही हाल रहा तो ये दुनिया बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगी। कुछ नहीं बचेगा तो बस खाने के कंक्रीट की दीवारें, पीने के नालों का सागर और सांस लेने के प्रदूषण की दुर्गंध। हम बोतल बंद पानी पीकर आखिर कब तक जिंदा रहेंगे, जब धरती का गर्भ ही सूख जाएगा। बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग एक दिन पूरी दुनिया को लेगा। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, देखिए सावन हरे ना भादा सूखा, सावन हरे ना भादा सूखा। आज हाल यह है कि सावन भी सूखे हैं और भादा भी। फिर भी मानव मन की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही है। हमें ध्यान रखना होगा कि प्रकृति जब हमें दुलारती है तो भी देखिए छप्पर फाड़ के देती है, लेकिन जब हमें दुत्कारती है तो सब कुछ नष्ट कर डालती है। प्रकृति की उपेक्षा के मूल में निहित है प्रकृति की उपेक्षा के मूल में निहित है मानवीय लालच। और अगर हमने तमाम गलतियों सीख नहीं ली तो इसके भयानक दुष्परिणाम सामने आने वाले हैं। देखिए भलाई इसी में है कि मानव गलतियों से सीखे। बहस के मुद्दे सिर्फ विकास के पूंजीवादी मॉडल तक ही सिमट कर न रह जाए, बल्कि हम पर्यावरणीय सुधारों की तरफ गंभीरतापूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाए। जो देखिए जरूरत है कि सुविधाभोगी वर्ग अपनी विलासिता त्यागे। AC के बंद कमरों में बैठकर पर्यावरण संरक्षण की नीतियाँ बनाने वाले हमारे भद्रजन यह समझे कि बाहर की दुनिया बहुत गर्म होती जा रही है तथा तमाम तथाकथित अमीरों की विलासिता ही पर्यावरणीय प्रदूषण के मुख्य कारण है। तमाम तथाकथित अमीरों की विलासिता ही पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण है। अगर ये अमीर अपनी कार छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं तो इससे उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। तमाम आयोजन और त्योहारों पटाखे फोड़कर जश्न मनाने का तरीका और अपना तरीका हमारे पर्यावरण की जान लेने को उतारू है। हमें इन आदतों को बुरी तरह छोड़ना ही पड़ेगा, तभी प्रकृति खुशहाल बन सकेगी। प्रकृति संरक्षण की बातें जानते तो हम सब हैं, बस उन्हें अमल में लाना प्रकृति के झूठे सौंदर्यीकरण के बजाय हमें असल सुधारों की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। जरूरत है कि सुविधाभोगी वर्ग अपनी विलासिता त्यागे। AC के बंद कमरे में बैठकर पर्यावरण संरक्षण की नीतियाँ बनाने वाले हमारे भद्रजन यह समझे कि बाहर की दुनिया बहुत गर्म होती जा रही है। तमाम तथाकथित अमीरों की विलासिता ही पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगर ये अमीर अपनी कार छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं तो इससे इनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। तमाम आयोजनों और त्योहारों पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाने का तरीका हमारे पर्यावरण की जान लेने को उतारू है। प्राकृतिक कीमत पर किए गए विकास का यह नतीजा है कि तमाम भौतिक सुख सुविधा होने के बावजूद मानव तनावग्रस्त है। उसके धैर्य की क्षमता जवाब दे रही है। आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है। क्या मानव को शांति इस ध्वनि प्रदूषण से नसीब है, जहाँ सोते समय भी वाहनों का अनियंत्रित शोर उसकी नींद भंग कर देता है और जिसका परिणाम होती है कि अनेक बीमारियाँ। सब कुछ प्रदूषित हो गया है, ना शुद्ध हवा, ना शुद्ध जल, ना शुद्ध हम। अब समय आ गया कि हम प्रकृति को लौटे। कहने का उद्देश्य यह भी नहीं कि हम गुफाओं को लौट जाएं। जरूरत है तो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की। किसी भी समाज की चिंता होनी चाहिए कि उसके सदस्यों की संख्या उसके संसाधनों की हद को पार ना कर जाए। गांधी जी को हर पर इस बात की चिंता सताती थी कि मानवीय लालच कहीं प्रकृति के सीमित संसाधनों को नष्ट ना कर डाले, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। मैं जानता हूँ कि मैं संवेदनाओं के क्षण से
मैं जानता हूँ कि मैं संवेदनाओं के क्षण के उस दौर में हूँ जहाँ मानव को ही नहीं समझ रहा। ऐसे में पेड़ पौधे पशु पक्षियों एवं नदियों की संवेदनाओं को मानव द्वारा महसूस करना अति आशावादिता होगी। फिर भी यह उम्मीद की जा सकती है कि मानव अपनी गलतियों से सीख जरूर लेगा। वो अपनी जरूरतों को सीमित भी करेगा और लालचों को कम भी करेगा। इस प्रकृति को सहज ले। देखिए हम प्रकृति को सहज ले, यही सच्चे अर्थों में विकास होगा। हम प्रकृति को सहज ले, यही सच्चे अर्थों में विकास होगा। इसको देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर जो है